अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 10। तो चले स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीशा, एपिसोड नंबर 10। पाला भैया, झुमरू भैया जल्दी आए, यहाँ मुकाबला हो रहा है आपकी बहन का। आए आए आप लोग मेरे लिए लड़ें इस मोटे सरदार से। अगर आप लोग जीत गए तो मैं अपने हाथों से आपको मज़ेदार खाना बनाकर खिलाऊंगी। तो हमने अपनी पूरी ताकत से आवाज़ लगाई। अरे बाहर निकलें, किधर चले गए? आपकी बहन की इज्जत का सवाल है, बाहर निकलें। तो हमने और ऊंची आवाज़ में कहा। इसकी ऊंची आवाज़ में से तो चैलेंज दोनों थे। सरदार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये बेईमानी है। तुम्हारे और मेरे मुकाबले की बात हुई थी, ये भाला जुमरूक बीच में कहाँ से आ गए? तो हमने मुंह बसूर कर जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह, शर्म करे, कैसे सरदार हैं आप? एक औरत से मुकाबला करेंगी, वो भी खुद से 4 गुना छोटी औरत से। अगर मर्द हैं तो मेरे भाइयों का मुकाबला करें। इसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी की एक मेज घसीटते हुए चरपाई के करीब लाई। बाला और झुमरू को भी अपनी बहन की जिद और चैलेंज के आगे हार माननी पड़ी और वो भी मैदान में आ गए। अब होगा मुकाबला। पहले झुमरू भैया, आपकी बारी है। आप थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए फर्स्ट राउंड में मैं आपको भेज रही हूँ। बाकी बाला भैया पर मुझे पूरा यकीन है। तो हमने ऐलान किया। इसकी आंखों में शरारत और जीत का यकीन था। वो कल बाला का खतरनाक रूप देख चुकी थी। इसे यकीन था कि बाला सरदार को हरा देगा, लेकिन वो सरदार को झुमरू की ताकत भी दिखाना चाहती थी। झुमरू ने हैरत से दोआम को देखा, लेकिन बहना करना क्या है? सरदार की आंखों में शरारत और चैलेंज साफ नजर आ रहा था। इसे मालूम था कि इसकी बहन ने गलत जगह पंगा ले लिया है। पंजा लड़ाना है इनसे और साबित करना है कि मेरे भाई किसी से कम नहीं। तो हमने झुमरू के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। झुमरू से देखता ही रह गया। प्यारी बहना जी और जीजा जी, अपनी लड़ाइयाँ खुद तक ही रखा करो, हम तक न लाया करो। बस सहमते हुए बोला। इसकी बात पे सरदार क्या लगा कर हंसा। चुप, खबरदार जो कुछ भी बोले। मर्द बनो मर्द, यहाँ बैठो। तो हमने झुमरू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती सरदार के हाथ में पकड़ाया और मुकाबला शुरू हुआ। तो हमने झुमरू का हाथ जबरदस्ती सरदार के हाथ में पकड़ा दिया था और मुकाबला शुरू हो चुका था। कबीले के लोग भी अभी ने घेरा डालकर खड़े हो गए थे इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए। झुमरू जो वैसे भी कमजोर था, सरदार के मजबूत हाथ के आगे एक पैर भी न ठहर सका। सरदार ने हंसते हुए जैसे कोई खेल खेल रहा हो आहिस्ता आहिस्ता झुमरू के हाथ पर दबाव बनाया। झुमरू का चेहरा सुर्ख हो गया। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमदार हुए। इसने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन सरदार की ताकत के सामने वो बेबस था। जब इसका बाजू मुड़ने लगा और दर्द की ठेसें उठी तो झुमरू ने हार मान ली। इसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, जैसे अभी आंसू बहा देगा। इसने अपना हाथ खींचा और पीछे हट गया। सरदार ने झुमरू की हालत देखकर जोर से क्या लगाया। कोई बात नहीं, देखा झुमरू भैया, मैंने कहा था ना आप कमजोर है, लेकिन आप ताकतवर इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिक्र मत करें, मुझे आप पर फख्र है। अब भाला भैया की बारी है। पर आज जुमरू से कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत था मैदान में आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो अपनी बहन की हार नहीं देखना चाहता था। इसने सरदार का हाथ मजबूती से पकड़ा। दोनों के आवाजों के लदनाव में आ गए थे। कुछ देर तक मुकाबला बराबर रहा। बाला ने अपनी पूरी बाला ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसका चेहरा भी सुर्ख हो गया। सरदार अब भी हंसी मजाक के अंदाज में ही खेल रहा था, लेकिन बाला की ताकत के एहसास इससे भी हो रहा था। बाला ने सरदार के हाथ को हिलाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुआ। आखिरकार सरदार ने एक अचानक झटका दिया और बाला का हाथ भी मेज पर लग गया। बाला हांफता हुआ पीछे हटा। सरदार का कमाल है, वो सरदार की ताकत मान गया। अब दोनों भाइयों को हारते देखकर दोम के अंदर बहन का खून जोश मारने लगा। इसे अपनी हार गवारा नहीं थी। ये बेईमानी है, आपने मेरे भाइयों को हरा दिया। वो गुस्से से चिल्लाई। सरदार का ये दिल जलाने वाला अंदाज ने इसे सरदार के दिल जलाने वाले अंदाज ने इसे मजीद गुस्सा दिला दिया था। इसने फौरन आगे बढ़कर सरदार के बाजू को खुद ही पकड़ लिया। आप मुझे हरा मैं हराऊंगी अब आपको। इसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक अनोखी जिद। इसके लिए ये कोई रस्मी मुकाबला नहीं था, वो सच में सरदार को हराना चाहती थी। तो हमने सरदार का हाथ मजबूती से थामा और गुस्से से भाग भोग कर जोर लगाने लगी। अब देखो मैं हराऊंगी आपको। वो उल्टे सीधे तरीकों से सरदार के बाजू को मरोड़ रही थी। कभी अपनी कुन्नी का जोर लगाती, कभी बाजू को झटका देती। सरदार के लिए महज एक खेल ही था, लेकिन इसे इसकी मासूमाना हरकतों पर बेहद मजा आ रहा था। सरदार की आंखों में एक नई शरारत उभरी। तो हमकी ये मीठी अदा, इसकी मासूम जिद और इसका चैलेंज सरदार को बेकाबू करने लगा था। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि इसकी मासूम साई कितनी बहादुर और दलील बन चुकी है। वो बस इस लम्हे को जीना चाहता था जहाँ इसकी दुआ इतनी खुश और आज़ाद थी। तो हमने सरदार का हाथ मजबूती से थामते हुए इसका हाथ टेबल पर लगाया और अगले ही लम्हे खुशी से चेहरे को घुटी। देखा, हरा दिया ना मैंने। यस यस, देखा। वो खुशी से उछल पड़ी। इसकी आवाज़ कबीले के माहौल में गूंज रही थी। अरे मेरे सामने तो बड़े बड़े हारे हैं, आप क्या चीज़ हैं? देख ली मेरी हिम्मत, देख ली मेरी ताकत। हरा दिया ना मैंने आपको। आइए बड़े डाकू सरदार 2 मिनट नहीं टिक पाए मेरे सामने। इसकी मासूम फदा पर सब एक दूसरे को देख अपनी मुस्कुराहटें दबा रहे थे। सरदार की एक घूरी थी और फिर किसी की हिम्मत ना हुई कि वह हंसते और तो उनकी खुशी को खराब करे। जबकि सरदार टेबल पर हाथ रखे अपना चेहरा अपने हाथ पर जमाए बस इसे देख रहा था। इसके लबों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जैसे ये लम्हा इसकी सारी जिंदगी हो। एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जैसे ये लम्हा इसकी सारी जिंदगी हो, इसकी सारी कायनात बस यही दुआ हो। इसकी आंखों में मोहब्बत, हैरत और फखर का एक अजीब सा
एहसास से अपने खुद साख्ता हार का ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि तमाम की ये बेसाख्ता खुशी इसकी मासूम फ़तह इसके दिल को सुकून दे रही थी। तो हमने फतहाना मुस्कुराहट के साथ सरदार की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इसकी अंदरूनी जीत का ऐलान कर रही थी। इसने सरदार को देखा जो लम्हे बार को हिचकिचाया। इसकी नज़र दुआम के चेहरे पर थी। दुआम को महसूस हुआ कि सरदार के चेहरे पर हमेशा की खुद एतमादी नहीं है, बल्कि एक हल्की सी परेशानी नुमाया है। ये देखकर इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। डाकू जी, तो हमने शौक लहजे में कहा। इसकी आवाज़ में एक खास किस्म का शरारतीपन था। मैं जीत गई, अब तो मेरा नक्शा मुझे वापस कर दे। मेरी शर्त पूरी हुई ना? आपने कहा था कि अगर मैं जीत गई तो मेरा नक्शा मुझे वापस मिल जाएगा, और अब देख ले मैं जीत गई हूँ। इसकी नज़र सरदार के चेहरे पर जमी थी। वह इसके जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रही थी, जैसे इसकी हर हरकत से कोई नया जवाब ढूंढ रही हो। सरदार का चेहरा लम्बे भर को परेशान हुआ। इसने दुआम की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली और अपने होठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट ले आया। इसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई साफ झलक रही थी। वो इसकी जीत की वो इसकी जीत पर अंदर से खुश था, मगर अपनी चालाकी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। मेरा मीठा साईं, कौन सा नक्शा? इसने लापरवाही से कहा, जैसे इसे याद ही ना हो। इसकी आवाज़ में एक खास किस्म की अपनाहट थी जो सिर्फ दुआम के लिए मखसूस थी। नक्शा तो तुमने ही कहीं रखा होगा, मैं क्यों वापस करूँ? इसके लहजे में ऐसी मासूमियत थी कि दुआम लम्हे भर को इसके पर शक करने लगी। दुआम को हैरत हुई। इसने सरदार की आंखों में झांका। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से मुकर सकता है। क्या मतलब? दुआम ने अपनी आवाज़ ऊंची की। इसके लहजे में नाराज़गी शामिल हो गई। आपके पास था नक्शा, और आपने ही तो कहा था कि अगर मैं जीत गई तो वापस कर देंगे। आप क्यों मुकर रहे हैं? सरदार अब खुलकर मुस्कुराया। इसने एक कदम में आगे बढ़ाकर दुआम के बिल्कुल करीब आ गया। अरे छोड़ो इस नक्शे को, छोटी सी बात है। इसने भी यार से दुआम के हाथ पर अपना हाथ रखा। इसकी हथेली पर एक नरम दबाव दिया। इसका लम्स दुआम को लम्हा पर को अपने अंदर खींच गया। नक्शे का क्या है करना है? देखा, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। क्या करना है नक्शे का? इसकी आवाज़ में एक खास किस्म की अपनाहट, नरमी और मोहब्बत थी। मैं तुम्हें पूरा कबीला दिखा दूंगा, हर जगह की सैर करवा दूंगा। वो जगह जहाँ कभी मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ मैं छुपता फिरता था, जहाँ से मैंने डाकू बनने की ठानी थी, सब कुछ दिखा दूंगा। तुम्हें नक्शे की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, वादा करता हूँ। वैसे बातों में उलझाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसने दुआम की तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ कुछ टाल मटोल भी थी। वो किसी भी सूरत इस बहस में नहीं पड़ना चाहता था कि नक्शा कहाँ गया, क्योंकि वो जानता था कि नक्शा दुआम की ही लापरवाही से गुम हुआ है। वह बस दुआम को खुश देखना चाहता था और उस मौके को अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसे मालूम था कि दुआम इस वक्त नक्शे के लिए कितनी बेचैन थी, मगर वो इसे अपनी मोहब्बत से बहलाना चाहता था। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, दुआम ने मासूमियत से कहा। इसके चेहरे पर हल्की सी जिद और मायूसी नुमाया थी। इसने अपना हाथ सरदार के हाथ से हटाया। मुझे मेरा नक्शा वापस करें। मैं आधे से ज़्यादा नक्शा याद कर चुकी थी, मुझे भूल जाएगा वो। आपको अंदाज़ा नहीं कि वो मेरे लिए कितना अहम है। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर मुझे वो ना मिला। इसकी आवाज़ में हल्का सा रोना शामिल हो गया था। सरदार ने नरमी से इसे देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत साफ झलक रही थी। इसे दुआम की ये बेचैनी देखकर दुख हो रहा था। अरे यार, नहीं भूलेगा तो कहाँ भूलता है। इसे प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। इसकी नरम बालों का लम्स इसे सुकून दे रहा था। मेरा सोना मुखड़ा, जब तक तुम भूलती हो तब तक मैं नक्शे का कोई ना कोई इंतजाम करवा लूंगा। इसने गहरी सांस ली। इसका लहजा अब ज्यादा संजीदा हो चुका था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि नक्शा तुम्हारे पास था, वो कहाँ गया। सब लोग ढूंढ रहे थे, हो सकता है मिल जाए। झुमरू में मीरू वाला सब लगे हुए हैं। सरदार ने इसे यकीन दिलाया। इसके बाद में गहरी मोहब्बत और तशवीश थी। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं कहीं से तुम्हारे लिए नक्शा वापस निकलवा लूंगा, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। मेरा वादा है। तो हमने सरदार से बात खत्म करके अपने कमरे में आ गई। इसकी जहन में सरदार की बातें गूंज रही थी। नक्शा कहाँ गया, सवाल से मसलसल परेशान कर रहा था। वो बेड पर बैठे ही गहरी सोच में डूब गई। इसने अपनी आंखें बंद की और कल के सारे वाकयात को जहन में याद दोहराने लगी। इसे याद करने की कोशिश कर रही थी कि इसने नक्शा कहाँ रखा है। यहाँ बैठी थी जब झुमरू भैया आए थे, तो हमने खुद से कहा। इसके जहन में एक एक वो लम्हा वाज़िया हो रहा था। वो लम्हा जब झुमरू ने इसे बताया था कि बाबा जी आई हैं। इसके सामने इसकी नज़र सामने तकिए इसकी नज़र सामने पड़ी, तकिए पर पड़ी, जहाँ इसने शायद नक्शा रखा था। यहाँ मेरे सामने नक्शा था। चिमरू भैया ने मुझे बताया कि रुबाबा आज आई है। वो अपनी यादों में मजीद गहराई में जाने लगी। मैंने यहाँ पर नक्शे को फोल्ड किया था, इसे ठीक से तय लगाया था, और शायद मैं अपने साथ ही लेकर नीचे गई थी। इससे एक धमाका सा हुआ। इसके जहन में अचानक एक वाज़ेह तस्वीर उभरी। हाँ, मैं नक्शा नीचे लेकर गई थी। इसकी आंखों में चमक आ गई। इसे यकीन हो गया कि वो क्या हुआ था। जब मैं रुबाबा जी से मिली तो नक्शा मेरे हाथ में था। इसके दिमाग में अचानक ही क्लिक हुआ। इसे याद आ गया कि रुबाबा जी से मिलने के बाद क्या हुआ था। इसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इसे याद आ गया था कि रुबाबा जी की बातों पर गुस्से में आकर वो कैसे वहां से उठी थी। वो एक लम्हे में जया किया बगैर अपनी जगह से उठी और बिजली की तेजी से भागते हुए नीचे की तरफ आई। इसके कदमों में तेजी थी, एक नई उम्मीद इसके चेहरे पर आया दी। इसे लग रहा था कि नक्शा जरूर मिल जाएगा। दुआम जल्दी से नीचे आई और सीधी चारपाई की तरफ बढ़ी। इसकी नज़र चारपाई के गिर्द होनों में हर चीज़ को टटोल रही थी। वो चारपाई के आगे पीछे हर मुमकिन जगह नक्शा ढूंढने लगी। इसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल जोश से धड़क रहा था। इसी लम्हे बाला भी इसके पास आ गया। इसने दुआम की परेशानी जोश को महसूस किया। बाला भैया, मुझे याद आ गया, नक्शा यहीं बता दो। हमने तेजी से कहा। इसकी आवाज़ में एक नई तमन्नाई थी। मुझे ठीक से याद है, जब कालू बाबा जी आई, मैं नक्शा लेकर नीचे ही आई थी। इसने जगह की तरफ इशारा किया जहाँ बाबा जी बैठी थी। जब मैं यहाँ इनके पास बैठी हुई थी तब नक्शा इस तरफ था, मेरे बिल्कुल पास। इसने अपना हाथ हरकत देते हुए दिखाया, जैसे इसने नक्शा एक जगह से दूसरी जगह पर रखा हो। फिर मैंने इसको उठाकर इस तरफ किया था। मुझे ठीक से याद है, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। इसके बाद में एक पुख्ता यकीन था, नक्शा यहीं कहीं गिरा होगा, क्योंकि रवाब बाजी ने तो वो
बात कर दी थी, जिसकी वजह से मैं ऊपर चली गई थी। जब मैं ऊपर गई थी तब नक्शा मेरे पास नहीं था, मैं गुस्से में भूल गई थी। वैसे बता रही थी जैसे हर चीज़ इसकी आंखों के सामने हो। सरताज जो कुछ फासले पर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, इसकी बेचैनी पर मुस्कुरा रहा था। इसे दवाम की मासूमियत नक्शे के लिए इतनी ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होना अच्छा लग रहा था। वो जानता था कि दवाम के लिए नक्शा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि इनकी मेहनत थी। तो हमसे दाने नरमी से कहा, इसकी आवाज़ में प्यार झलक रहा था। मेरा सोना मुखड़ा, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, हम हर जगह ढूंढ चुके हैं, यहाँ पर नक्शा कहीं नहीं है। इसने एक गहरी सांस ली। आज सुबह से तकरीबन पूरा कबीला ही छान मारा है, लेकिन नक्शा कहीं नहीं मिला। मैंने खुद हर को ना देखा है। अरे और कहीं नहीं ढूंढना, तो हमने फौरन बात करी। इसकी आवाज़ में फिर से जिद और यकीन था। यहीं ढूंढना है, मुझे यकीन है यहीं मैदान में कहीं हो। हवा से इधर उधर हो गया होगा, चले यहाँ ढूंढते हैं, सबको बुला यहीं पर होगा, इसने बड़े जोश अंदाज में कहा और खुद ही झुककर जमीन पर देखने लगी। बाला ने एक नजर बेबस सरदार की तरफ देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया। सरदार अवाम को इस मामले में मुतमिन करना चाहता था, इसलिए इसने के इशारे पर सभी लोग इस जगह नक्शा ढूंढने लगे। कबीले के लोग जो पहले ही नक्शा तलाश कर चुके थे, अब दोबारा इसी जगह खाक छानने लगे। सरदार की हुक्म की तामील हो रही थी। सब लोग दुआम की बताई हुई जगह पर यानी चारपाई के गिर्दो करीबी मैदान में एक बार फिर से नक्शा ढूंढने में मसरूफ थे। कबीले के कुछ लोग घास फूस हटा रहे थे, पत्थर के करके उलट पुलट कर देख रहे थे, जहाँ जैसे कोई खजाना तलाश कर रहे हो। कुछ लोग जमीन पर झुककर बारीक बीनी से तलाश कर रहे थे, एक एक तिनके को उठाकर देख रहे थे। दुआम खुद भी हर जगह बार बार झुक कर देख रही थी। इसकी नजरें तेज थी, से यकीन था कि नक्शा यहीं कहीं गिरा होगा। इसकी उम्मीद पर हर पत्ते के साथ बढ़ती और फिर हर खाली हाथ के साथ टूटती नजर आ रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर लम्हे एक नया इम्तिहान था। सद्दात एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। इसके चेहरे पर अगरचे हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो दुआम की जिद और जस्तजू पर थी, मगर वो दुआम की बेचैनी और बढ़ती हुई मायूसी को महसूस कर रहा था। इसे मालूम था कि नक्शा वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ था ही नहीं। इसने पहले ही पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन दुआम को अपनी आंखों से यह हकीकत देखने देना जरूरी था। वो बार बार दुआम की तरफ देखता, जो उम्मीद बड़ी नजरों से इधर उधर देख रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी आंखों की चमक मध्यम बढ़ती जा रही थी, फिर मायूस होकर किसी और जगह झुक जाती। दुआम के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर थकन और असराप नजर आ रहा था। इसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे वो अपनी पूरी जान लगा कर कुछ तलाश कर रही है। उसके बाल बिखर चुके थे और माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। तलाश का ये सिलसिला तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। सूरज सर पर आ चुका था और गर्मी बढ़ रही थी। धूल मिट्टी में लटपट सब थक चुके थे। हर एक ने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर किसी को भी नक्शे का कोई सुराग न मिला था। मायूसी की गहरी चादर अब पूरी तरह इस पर छा चुकी थी। आखिरकार मेहरू की सरदार की तरफ आया। इसके चेहरे पर थकन और मायूसी के सार वाज़ेह थे। इसने अपना सर पर हाथ फेरा, जैसे हार मान चुका। सरदार जी, माहिरों ने मायूसी से कहा। इसकी आवाज़ में शिकस्त और थकन साफ झलक रही थी। यहाँ तो कहीं भी नहीं है नक्शा, हमने हर जगह देख लिया है, हर एक चीज़ को छान मारा, एक दिन का भी नहीं छोड़ा। नक्शा यहाँ नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया। तो हमने ये सुना तो उसके कंधे बोझल होकर झुके। इसकी आंखों में उम्मीद की जो चमक थी वो मुकम्मल तौर पर मध्यम पा चुकी थी। इसका चेहरा जो पहले जोर से बड़ा था, अब तारीख को उदास हो चुका था। इसने एक आखिरी बार चरपाई के नीचे झुक कर देखा। इसकी नजरें हर छोटे बड़े सुराख और पत्थर को टटोल रही थी, मगर कुछ भी न मिला। इसका दिल डूबने लगा। इसकी मेहनत सब एक लम्हे में मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हुआ। इसके चेहरे पर मायूसी और बेचारगी साफ नजर आ रही थी। वो हाल ही हाथ थो सीधी खड़ी हो गई। इसकी नजरें बेमकसद इधर उधर घूमने लगी। वो हार मान चुकी थी। इसकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। अकरम अपने कमरे में अकेला बैठा गहरी सोच में गुम था। इसका दिमाग अकरम अपने कमरे में अकेला बैठा गहरी सोचों में गुम था। इसका ज़हन दुआम और नक्शे से हटकर रुबाब पर अटका हुआ था, और इसे कुछ देर पहले ही एहसास हुआ था कि इसने रुबाब पर बिलावजह गुस्सा किया था। मुझे रुबाब पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसने खुद कहा। इसके लहजे में एक हल्की सी नदामत थी। वो बेचारी मेरे लिए गई तो थी। इसे याद आया कि कैसे रुबाब ने इसके कहने पर इतने मुश्किल इलाके का सफ़र किया। वह काम इंसान है, ऐसे इलाके में इतनी हिम्मत करके जाना भी बहुत बड़ी बात है। अकरम को इतराफ़ करना पड़ा कि रुबाब ने इसके लिए खतरा मोल लिया था। मुझे खुद सोच समझ कर इस पर चलाना चाहिए था। मैंने मतलब इसे डांट दिया। इसे अपने चरहाना रवैये पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन ये नदामत पल भर की थी। इसके सिर में फौरन अपने मकसद का ख्याल आया, लेकिन इस तरह तो ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं होगी। इसने बेचैनी से अपना सर हिलाया। वो अपनी बहन को थोड़ा सा जज्बात नहीं कर सकी। इसे रुबाब की नाकामी पर अब गुस्सा आ रहा था। इसका सारा मसला रुबाब के जरिए दुआम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर मबनी था। मुझे खुद ही दुआम से मिलना होगा, इससे बात करनी होगी। रुबाब तो मेरे किसी काम की नहीं है। इसके लहजे में अब शायद महरी थी। अकरम ने अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मुझे जान छुड़ानी चाहिए इस लड़की से। इस तरह से तो मैं खुद भी अपने लिए मुसीबत तैयार कर रहा हूँ। इसने रुबाब के साथ अपने तल्ला के एक बोझ इसे रुबाब के साथ अपना तल्ला एक बोझ महसूस हो रहा था। इसे याद आया कि कल से इसने कारी में रुबाब को कितनी बुरी तरह डांट दिया था। इस रुबाब इसके रवैये पर हैरान रही थी, क्योंकि इसे पता था कि अकरम इसे सिर्फ अपने क्योंकि इसे क्या पता था कि अकरम इसे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मगर अगर वो इसके किसी काम की नहीं थी, तो इससे वो शादी क्यों करता है? ये सवाल के चेहरे में मसलसल गूंजा रहा है। इसने रुबाब से सिर्फ इसलिए लग रखा था कि ताकि दो तक पहुंच सके, और जब रुबाब इसके काम की नहीं रही तो इसे ये तलक बेकार लग रहा था। इसे यही लग रहा था कि इसने बेकार में ये मुसीबत अपने सर डाल ली है। वही नहीं सब सोचों में गुम था, जो इसका फोन बजा। स्क्रीन पर रुबाब का नंबर चमचमाते देखकर इसने आंखें घुमाई। एक लम्हे को इसने फोन उठाने में हिचकिचाहट महसूस की।
मेरे वापस उसी से मुसलसल फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकरम फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। इससे रुबाब के साथ अपना ताल्लुक बेकार लग रहा था कि ऐसा ताल्लुक जो उसे मज़ीद बोझ लगने लगा था। अकरम ने रुबाब के फ़ोन को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा। इसे लगता था कि रुबाब अब इसके लिए बेकार हो चुकी है और इसके साथ ताल्लुक मज़ीद परेशानी का बाइस बनेगा। रुबाब ने 2-3 दफ़ा मुसलसल फ़ोन किया, लेकिन अकरम ने इसे बार-बार इग्नोर किया। वो अपने कमरे में स्कूल से आकर बेड पर लेटा ही था कि फिर से रुबाब का फ़ोन आने लगा। इस दफ़ा भी वो इग्नोर करता हुआ फ़ोन कॉल काट गया है कि मुसीबत मुझे मज़ीद अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए थी। वो खुद ही बड़बड़ाया। इसका लहज़ा छलछलाहट से भरा हुआ था। इससे पहले कि वो अपना फ़ोन ही बंद कर देता, इसकी नज़र फ़ोन पर कुछ तस्वीरें मसूल हुई। इसने फ़ौरन अपने फ़ोन पर आने वाली तस्वीरों को देखा। वो तस्वीरें अजीब तरह की थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नक्शे का मंज़र हो, मगर ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा करीब से ली गई थी, जिन्हें ज़्यादा समझना आसान न था। वो धुंधले टुकड़ों में थी। अकरम हैरान रह गया कि कबीले का नक्शा रुबाब के पास था कैसे। अकरम हैरान रह गया कि कबीले का नक्शा रुबाब के पास था कैसे आया इसके पास। वो जानता था कि डाकू के पास कबीले का नक्शा है और इस कबीले में हजारों राज छुपे हैं, कहीं खजाने कहीं सिफारिशें। ये एक इंतहाई कीमती चीज थी जिसकी तलाश में वो खुद भी था, लेकिन कबीले का नक्शा रुबाब के पास था। ये बात इसे शदीद हैरत में डाल गई। इसके जहन में फौरन ये बात है कि इसके पास ऐसी अहम चीज कैसे है। इसे हैरत से फौरन रुबाब को कॉल करना शुरू कर दी, लेकिन अब तो जैसे रुबाब की बात थी, इसकी बेचैनी पर रुबाब इसे इग्नोर करती रही। इसकी कॉल नजरअंदाज करने लगी। जैसे जिस तरह थोड़ी देर पहले अकरम इसका फोन काट रहा था, अब रुबाब इसकी कॉल काट रही थी। एक अजीब सा खेल शुरू हो चुका था। रुबाब प्लीज फोन उठा। अकरम ने एक बेचैन वॉइस मैसेज भेजा। ऐसा लगा जैसे ये वॉइस मैसेज रुबाब ने बाकायदा सुना और फिर से इग्नोर कर दिया। अकरम एक तरफ तड़प रहा था कि किसी तरह रुबाब से इसका राब्ता हो जाए, इसे इन तस्वीरों की तफसील मिल सके। दूसरी तरफ रुबाब इसे मुकम्मल नजरअंदाज करती अपने फोन ही बंद करके लेट गई थी। रुबाब अकरम की बेचैनी फोन कॉल्स और मैसेजेस से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि इसके पास किसी अहम चीज का नक्शा नहीं, बल्कि बहुत खास चीज का है। इसे मालूम था कि अब अकरम इसके पीछे भागेगा। पहले अकरम इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब रुबाब की बारी थी। इसने चालाकी से अपनी अहमियत साबित कर दी। नहीं जाना मुझे आपके साथ, कहीं भी नहीं जाना। दुआम ने लड़की से चीखी। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों में आंसू जमा थे। वो झील किनारे बैठी अपनी जिद पर कायम थी और अब तक तीनों बारी बारी से मनाने की कोशिश कर चुके थे। मुझे नक्शा दे, मुझे नहीं पता, जो आपने जहाँ मर्जी से ला कर दे, पर मुझे नक्शा चाहिए। बाला इसके करीब आकर बैठ गया। इसके चेहरे पर नरमी थी। तुम मेरी छोटी सी बहना हो यार, समझने की कोशिश करो ना, नक्शा गुम हो गया है, अब नहीं मिल रहा कहीं से, हमने हर जगह देख लिया है। इसने प्यास से उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन हम है ना, आओ मैं तुम्हें कबीले के राज वाले इलाके में लेकर चलता हूँ। तुम्हें पता है वो रास्ता हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। वो जमीन के अंदर से निकलता है और सरदार के पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ सीधा झील पर आता है। बहुत मजे की जगह है। इसे देखकर तुम नक्शा भूल जाओ कि मेरा वादा है। तो हमने अपनी आंखें तंग करते हुए इसे देखा। इसके चेहरे पर अदम एतमाद था। क्या मतलब, इन 27 रास्तों के अलावा भी कोई और रास्ता है? और अब तो तक तो वो 27 रास्ते याद करके बैठी हुई थी। इसे लगा वो इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। बाला मुस्कुराया। बिल्कुल बहना, हाँ, और एक रास्ता भी है जिसका किसी को कुछ पता नहीं है। इसने सरगोशी के अंदाज में कहा। हमने अपनी हिफाजत के लिए इसको रखा हुआ है, क्योंकि कबीले के लोग हमारे दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। यहाँ हर कोई सरदार की कुर्सी पर बैठना चाहता है, इसलिए हमने खास रास्ता बनवाया है। इसने दवाम की तरफ देखा। इसकी नजर आंखों में संजीदगी थी। अगर हम ये अगर हम पर कोई भी हमला हो या बुरा वक्त आए तो हम इस रास्ते से बचकर निकल सकते हैं। और ये रास्ता झील से बेहद करीब है। अगर कभी तुम झील पर आना चाहो, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से तुम्हें डर लगे, तो तुम वो वाला रास्ता इस्तेमाल कर सकती हो। बालक के करीब बैठे से बता रहा था, जबकि सरदार भी करीब ही एक पतंग बैठा था। यानी कि सरदार का कोई एतराज नहीं था कि दुआम को इस सफीद रास्ते के बारे में बताया जाए। जो हमने तेजी से नफी में सर हिलाया। मुझे पागल मत बनाए। अभी आपने कहा वो रास्ता जमीन के नीचे से निकलता है। ये कौन सा ऐसा रास्ता है जो जमीन के नीचे से निकलकर मुझे वहां हाथ पर पहुंचा देगा? इसने तंजिया लहजे में कहा। मुझे पता है आप मुझे बात में फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा नक्शे से जान छुड़ाना चाहते हैं। बाला मुस्कुराया। ऐसे नहीं मानोगे तुम। सरदार का मीठा सा ही उठो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वो इसका हाथ बदस्ती पकड़ता हुआ इसे ले जाने लगा। तो हमने हल्की सी मजाहमत की, मगर बाला की गिरफ्त मजबूत थी। इसी असना में जुमरू की वही सरदार के करीब आया, नक्शे के मुतल्लिक अपनी मालूमात फराहम करने लगा। इसके चेहरे पर तफ्शीश थी। सरदार जुमरू ने सरगोशी की। मुझे लगता है भाभी की बहन ने नक्शा चुराया है। इसकी आवाज में यकीन था। मैंने इसे कुछ छुपा कर ले जाते देखा था। वो कुछ ज्यादा ही चुप चुप थी। सरदार ने बेसख्ती से हाथ लाया। इसके ऊपर एक महीनी है मुस्कुराहट थी। हाँ, इसी ने चुराया है। मैं जानता हूँ तुम बद शर्मत हो। मिल जाएगा नक्शा। इसने इतने परसुकून अंदाज में कहा जैसे कोई मामूली बात हो। जुमरू की आंखें हैरत से फैल गई। क्या मतलब सरदार, तुमने खुद वो नक्शा अपने हाथ से चंद दिया? कि सरदार वो अगर अकरम की मंगेतर है, अगर अकरम के हाथ लग गया वो नक्शा तो? जुमरू का लहजा शरीर फिक्रमंदी से भरा हुआ था। इसे मालूम था कि अकरम इस नक्शे के लिए कुछ भी कर सकता है। सरदार ने हंसते हुए जुमरू के कंधे में थपकी दी। रुबाब हमारी सोच से ज्यादा चालाक लड़की है जुमरू। जब तक इसका अपना मतलब पूरा ना हो जाए, तब तक वो किसी दूसरे का मतलब पूरा नहीं होने देती। इसकी आंखों में खास चमक थी। इसलिए बेफिक्र हो। अकरम तक नक्शा पहुंच जाने से पहले ही हम तक वापस आ जाएगा। इसकी नजर उठाकर दवाम और बाला को देखा, जो अब जा चुके थे। बेचारी बच्ची माशूकी के चक्कर में पड़ गई है। सरदार ने धीमे से कहा। सरदार आशकू को बड़ा पसंद करता है। इसे इश्क की मंजिल नसीब होने दो। इसने एक लम्हा रुका, फिर मुस्कुराया। हम अपनी अमानत ले आएंगे। वो उठकर खड़ा होता
वापस कबीले की तरफ जाने लगा था, क्योंकि इसे यकीन था कि आज इसका सोना मुखड़ा शाक्त में जाने वाला है। कबीले के खास हकीफा इलाकों से गुजरकर अकरम अपने कमरे में अकेला बैठा, उसके जहन कुछ वहीं उलझनों का शिकार था। इसे अपनी नाकामी पर गुस्सा था, जवाब की सरकशी पर हैरानी थी, और सबसे बढ़कर कबीले के नक्शे की तस्वीरों ने इसे बेचैन करके रखा था। ये नक्शा रुबाब के पास ही था, वो समझ चुका था। अब इसे रुबाब को बनाकर वो नक्शा हासिल करना था, किसी भी कीमत पर। वो इसी सोच में गुम था जब इसका फोन बजा। स्क्रीन पर रुबाब का नंबर जगमगा रहा था। अकरम ने एक लंबी सांस ली और कॉल उठा ली। इसकी इतनी सारी फोन कॉल के बाद इसी तरह से आ ही गया था इस पर, या शायद वो जानबूझकर तड़पा रही थी। इसने दुनिया जहाँ की बनावट अपने लहजे में समेटी थी। इसकी आवाज में एक मसनूई मिठास बढ़ गई। हाँ रुबाब, कैसी हो मेरी जान? अकरम ने लहजे में पगलाहट लाने की कोशिश की। फोन की दूसरी तरफ जन्म से रुबाब की आवाज आई, धीमी मगर तंसिया वाली। ओ प्लीज अकरम, मुझे ड्रामे नहीं, बताएं क्या मसला है अकरम? क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हैं? आपको मेरी जात से कोई फायदा नहीं है। मेरे ड्राइवर को फोन हो तो फिर क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं? मैं आपकी किसी काम की नहीं हूँ, जैसा कि आपने मुझे बताया था। अकरम के चेहरे पर जलजलाहट थी, मगर इसने फौरन से दबा दिया। रुबाब मेरी जान, तुमने वो सारी बातें दिल पर ले ली हैं। मैं समझ सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, उसने दवानी से कहा। इस वक्त मैं गुस्से में था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसने मैंने क्या बकवास कर दी। मैं अपनी इस बात पर बहुत पेशमान हूँ। मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए बार बार फोन कर रहा हूँ मेरी जान। प्लीज मेरी माजरत कबूल कर लो, एक मौका दो मुझे। रुबाब ने एक महनी है सांस लिया कि देखें अकरम, प्लीज अब ये ड्रामेबाजियां छोड़ दें। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपके अंदाज ने ही मुझे बता दिया था कि मैं आपके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। इसके बाद में एतमाद था। अब आपको पता चल गया है कि मेरे पास कबीले के हवाले से कोई जरूरी चीज है, तो अब आप में फिर से मेरे साथ तो अब आप फिर से अपने नॉर्मल लहजे में वापस आ गए हैं। मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ना आप? इसने यकीन से सवाल किया तो अकरम बौखला गया। नहीं रुबाब, ये तो तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा यकीन करो। इसने अपनी बात को वजन देने की कोशिश की, मगर रुबाब ने इसे काट दिया। लेकिन कुछ नहीं। इसकी आवाज में फैसला की मजबूती और हल्का सा तंज था। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे घर आकर निकाह की डाइट, लेकिन कुछ नहीं। इसकी आवाज में फैसला की मजबूती और हल्का सा तंज था। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे घर आकर निकाह की डेट फाइनल करें। इसने अपनी शर्त वाजिया कर दी। मैं जानती हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ इस नक्शे से मतलब है, लेकिन मुझे आपसे मतलब है। निकाह के बाद मैं नक्शा आपको दे दूंगी। इससे पहले या इसके बाद मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहे इस्तेमाल करो, जब चाहे फेंक दे। अब जो भी होगा अब जो भी बात होगी महरम बनकर होगी, वरना नहीं। इसने अपनी इसने अपनी बात मुकम्मल करते ही फौरन कॉल काट दी, और अकरम के हाथ से फोन ऐसे रह गया जैसे इसमें जान ही ना हो। इसके चेहरे पर शदीद मायूसी और बेबसी की साथ साथ रुबाब की इस अचानक चालाकी पर गहरा गुस्सा था। वो जान चुका था कि रुबाब अब इसे अपनी उंगलियों पर निचार रही है। इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि रुबाब के पास ये नक्शा कैसे आया, और अब वो इसे कैसे हासिल करेगा। अकरम के हाथ में पकड़ा खून जैसे एक जहरीला सांप बन चुका था। रुबाब की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी, इसकी शर्तें इसके ना पर एक तेज धार की तरह लगी थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जबड़े बेच गए और माथे पर लगे फूल गई। इसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी, इतनी औकात इस लड़की की बदान पीसते हुए बड़बड़ाया जैसे रुबाब इसके सामने खड़ी हो। अकरम अहमद, इसके नखरे उठाएगा, इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। इसकी आवाज में एक ऐसा गुस्सा था जो किसी भी चीज को तबाह कर सकता था। इसने हाथ में पकड़े फोन को पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। फोन कहीं टुकड़ों में बिखर गया, मगर अकरम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो कमरे में टहलने लगा। इसके कदमों की चाप कमरे में एक तूफान का ऐलान कर रही थी। नक्शा तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, इसने जैसे खुद से अहद किया। इसकी आवाज में एक जुनूनी अज़म था, इसलिए मुझे नकाही क्यों न करना पड़े। मैं इस लड़के को दिखाऊंगा कि अकरम अहमद से पंगा लेना क्या होता है। इसका गुस्सा अब इंतकाम में बदल चुका था, और वापस इसकी चालाकी की वो रुबाब को इसकी चालाकी की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। रुबाब ने काल काटने के बाद फोन एक तरफ रख दिया और गहरी सोच में डूब गई। इसके चेहरे पर फताहाना मुस्कुराहट धीरे धीरे मदम पड़ गई। इसकी जगह फिक्रमंदी ने ले ली। इसने अकरम के सामने जो शर्त रखी थी वो सिर्फ एक चाल नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला था। इसने ठीक किया था या नहीं, ये सवाल इसके जहन में बार बार उभर रहा था। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसने खुद से कहा। इसकी नजर छत पर जमी हुई थी। एक लम्हे को इसे खौफ महसूस हुआ, जैसे इस शख्स ने इसे कभी अहमियत नहीं दी थी। इसने इसे बेवकूफ़ बन समझा था, आज वो इसे अपनी शरारत पर पागल कर रही थी। लेकिन क्या ये सही था? फिर इसके जहन में एक और ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो इसके दिल को गरमा गया। इंसान अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लहजे में नरमी आ गई, आंखों में एक खोबीदार चमक उभरी। वो भी सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ही कदम उठा रही थी। इसे एहसास हुआ कि अकरम के लिए इसके जज्बात कितने गहरे हो चुके थे। पहले इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब इसके दिल में अकरम घर कर चुका था। अब वो अकरम को हासिल जरूर करेगी, ये इसका अना का भी सवाल बन चुका था। अकरम की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिसे इसने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं जीतना था, बल्कि अपनी अना के साथ जीतना था। इसे साबित करना था कि वो कोई महज खिलौना नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो अपने फैसले खुद करती है और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो समीरा को दिखाना चाहती थी कि वो क्या कर सकते हैं। इसके अंदर भी ताकत और अज़म था। समीरा ने हमेशा इसे कमजोर समझा था, लेकिन अब रुबाब अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार थी। बाला दुआम का हाथ था, इसे एक तंग और छुपे हुए रास्ते से लेकर
चल रहा था। ये रास्ता बाईसाइज ज़मीन के अंदर से निकलता हुआ महसूस हो रहा था, मगर देखते ही देखते वह एक मुकम्मल मुख्तलिफ मकाम पर पहुंच गए। तो हमने हैरत से अपनी आंखें फैला ली। वो रास्ता सीधा पहाड़ की चोटी पर खत्म हो रहा था, बिल्कुल इसी जगह पर जहाँ सरदार का कमरा था। इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। ये कैसा मुजदा था जहाँ वो सोच रही थी कि रास्ता जमीन के अंदर जाकर कहीं और पाताल में खुलता है, वहीं सरदार के कमरे के एन बराबर पहुंच गए थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? दवाब ने हैरते हुए पूछा। इसकी आंखों में शदीद हैरत थी। ये रास्ता किधर से निकल कैसे आया? इसके याद आया कि वो झील पर जाने के लिए पहले कितना लंबा रास्ता तय करती थी। ये तो बिल्कुल ही सामने था। बाला मुस्कुराया। इसके चेहरे पर दवाब की हैरानी देखकर खुशी थी। वह इसके पास खड़ा पहाड़ की शानदार मंजर की तरफ इशारा कर रहा था। कैसे लगा ये रास प्यारी बहना? बाला ने फतेहाना अंदाज में सवाल किया। दवाब ने सर झटका इसकी आवाज में खौफ और तजस्सुस था। बहुत जोर से लगा। बाला भैया, ये कबीला तो सचमुच में भूल भुलैया। इसने अपने दिल पर हाथ रखा। कौन सा रास्ता किधर से निकल कर किधर जाता है, कोई समझ नहीं आता। मुझे तो सिर्फ इन 27 रास्तों का पता था, अब 28 का पता लग गया है। इसके आवाज में हल्का सा तजस्सुस भी था। इनके रास्तों की पजदगी के ये इसे गुम न कर दे। बाला ने इसके कंधे पर प्यासी थपकी दी। थोड़ा सब्र कर लो बच्चे, मजीद एक महीने में तुम्हें यहाँ के और 10-12 रास्तों के बारे में पता चल जाएगा। इसकी आवाज में एक मसरूर एतमाद था। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये कबीला एक ऐसा हफीफ किला है जैसे जिसे इसके बनाने वाला भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके। बाला ने इसकी झील की तरफ इशारा किया। ये कबीला जितना जमीन के ऊपर है, इतना ही जमीन के नीचे भी है। इसने 2 पहाड़ों की तरफ इशारा किया। पहाड़ों की चोटियों पर तुम्हें जो कबीले की ऊंचाई नजर आती है, ये याद रखना इतना गहरा ही है, इतना गहरा भी है। इसकी जड़ें इतनी ही गहरी हैं जितनी इसकी चोटी बुलंद है। बाला ने फिर से डॉम की तरफ देखा। किसी दिन तुम्हें इसकी गहराई में भी लेकर चलेंगे, जहाँ से शायद सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। लेकिन फिलहाल चलो शार्ट रास्ते से झील पर वापस चलते हैं। सरदार बेचैन हो रहा होगा। वो इसे वापस चलने के लिए कहने लगा था, तो हम फौरन ही इस रास्ते से वापस भागी थी जहाँ से बाला इसे लेकर आया था। इसका तजस्सुस और हैरत इसे खींच रहे थे। इस रास्ते से गुजरते हुए जैसे ही वह इसके एंड तक पहुंचे, से सामने गली की तरफ कुछ डाकू नजर आए। वो पहाड़ों की दीवारों से टेक लगाए आपस में बातें कर रहे थे। इनके साथ ही इनकी बंदूकें भी रखी हुई थी। इनमें से एक डाकू को थोड़ा थोड़ा जानती थी। इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, शायद इससे पहले भी कहीं देखा था। बाला भैया, यहाँ क्या हो रहा है? डॉम ने आहिस्ता से पूछा। इसकी नजर इन डाकुओं पर जमी हुई थी। बाला ने हल्के से इसे आगे आने का इशारा किया। धीमे से लहजे में कहा, कुछ नहीं प्यारी बहना, के लोगों की जगह है। ये सारे लोगों के घर इन्हीं पहाड़ों के हैं, अंदर हैं, इसीलिए साथ बैठे होंगे, अपने काम की बातें कर रहे होंगे। इसने दुआम का बाजू पकड़ा। आओ चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसने इन्हें इनका काम करने दिया और खुद आगे बढ़ गया। तो दुआम भी इसके पीछे पीछे गई थी। हाँ, लेकिन सामने खुले दरवाजे में से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इसकी छुट्टी हाथ से कुछ गड़बड़ होने का इशारा दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज जो सामने से नजर आ रही है, वो दरअसल कुछ और थी। बाला ने दुआम को सतार के पास छोड़ दिया। ये लो सतार, तुम्हारी मालिक दिखा आया हूँ मैं इसको बीच का राज दिखा आया मैं इसको बीच का रास्ता। इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी नजरों में एक हल्की सी उलझन थी। सरदार ने दवाम को देखा। इसकी आंखों में सवाल था। अच्छी बात है, नक्शा भूल गई, इसने शायद से पूछा, जबकि वो फौरन ही शराब समझ गई थी। तो हमने नफे में सिर हिलाया। जी नहीं जनाब, बिल्कुल भी नक्शा नहीं भूली हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नक्शा याद है। इसने सरदार की आंखों में बड़ा रास देखते हुए कहा। और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे नक्शा वापस ला कर देंगे। मुझे इस कबीले का एक एक कोना जानना है, हर चीज पता होनी चाहिए मुझे। आखिर मैं इस कबीले की सरदारनी हूँ। इसने अपने ताज को ठीक से अपने सर पर जमाया, वो इसके लिए कब से बना रहा था। सरदारनी साहिबा खाना यहीं पर खाएंगी या वापस कबीले में चलकर? झुमरू ने फौरन सर को हैमक देते हुए सवाल किया। तो अपने झील के किनारे फैली ठंडी हवाओं को महसूस किया। वापस कबीले में चलकर क्या करना है? ये ठंडी हवाएं, ये झील किनारे, यहीं पर खाना है मैंने। वो एक साइड पर होकर सरदार को देखते हुए बोली। मैं जाऊँ खाना देने के लिए? शार्ट रास्ते से जुमरू फौरन उठ गया। लो जी, अब खाना लाने के लिए भी हमारी सरदारनी चाहिए। तो हम क्या यहाँ इस झील में पत्थर मारने के लिए बैठे हैं? आप दोनों बैठे, हम अभी खाना लेकर आते हैं। जबकि सरदार की निगाह भाई सख्ता बाइला के चेहरे पर पड़ी। वो बाई तक मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ था जो इसे लुचा रहा था। इसने हल्की से आंख के इशारे से बाला से पूछा, जिस पर उससे आंखों से कोई इशारा देता जुमरू के साथ खाना ले चला गया। जुमरू खाना लाने के लिए मुड़ा ही था कि बाला ने इसे रोका। जुमरू, तुम खाना लाओ, मुझे जरा एक काम याद आ गया है, वो मैं करके आता हूँ। इसने जुमरू के मैदानी रास्ते की तरफ जाने का इशारा किया और खुद तेजी से वापस शार्ट रास्ते की तरफ मुड़ गया। इसके जहन में वो डाकू घूम रहे थे जिन्हें इसने और दवाब ने रास्ता हफीफ रास्ते से निकलते हुए देखा था। इस तरह एक साथ डाकुओं का दिन दहाड़े एक हफीफ जगह पर बैठे रहना इसके लिए भी हैरानकुन था, मगर वो दवाब को इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहता था। इसे शोभा था कि कुछ गड़बड़ है। वो वापस हफीफा रास्ते के दहाने में पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ। डाकू अब भी वहीं बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इन डाकू का एक साथ बैठना बहुत मशकूक था। बाला ने एक बड़े पत्थर के पीछे छिपते हुए खुद को छुपा लिया और वहां आकर बैठ गया ताकि इनकी गुफ्तगू सुन सके। इसलिए यकीन था कि इन लोगों ने इस तरह के एक हफीफ जगह पर बैठकर बातें करने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। वो अपनी सांस रोके इनकी गुफ्तगू पर कान लगाए बैठा था। हमीदे की आवाज आई, जो कदर वर्षों को न समझाने वाले लहजे में बोल रहा था। अरे क्यों डर रहा है पागल फैसल? सरदार को कुछ कैसे पता चलेगा कि हम इस असले से मार निकाल रहे हैं? हमने ऐसे डीलर बुलाए हैं इस असले को फरोख्त करने के लिए कि सरदार को कानों खबर नहीं होगी। ये माल गायब कहाँ हुआ है? हमीद की आवाज में खौफ वाजिया था। नहीं यार, अगर सरदार को पता चल गया ना, तो वो गोली चलाने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। हमीद सरदार की रशत और इंसाफ पसंदी से अच्छे से वाकिफ था। उसका दिल बहुत
डर से कांप रहा था। एक तीसरा डाकू रफीक जो तो बदतमीज से लग रहा था बोला, अरे यार कुछ नहीं होता, अगर पकड़े भी गए तो साफ साफ बात कर देंगे कि इनसे कि सरदार ने पिछली 11 डकैतियों में अब तक सिर्फ चिल्लर दिया है हम लोगों को। इसकी आवाज में शिकायत थी। हम पिछली 11 डकैतियों में पूरी तरह से सरदार के साथ शामिल थे, लेकिन सरदार ने हमारा हक मारा है। बाला के कान खड़े हो गए। ये बात इसके लिए हैरान की थी। सरदार ने तो हमेशा इनका ख्याल रखा था। रफीक ने मजीद वजाहत की। इसके लहजे में अब भी ताजुब था। यार हक तो नहीं मारा, सरदार ने हमें अच्छी खासी मोटी रकम दी थी। फैसल फौरन की बात काटते हुए बलक उतारे, रहने दो रफीक, 1 करोड़ का माल हाथ लगा था इन पिछले 11 डकैतियों में। सरदार ने मुश्किल से 2 लाख रुपए मुझे दिए हैं, और इस हमीदे को तो सरदार ने 80,000 में थका दिया। इसकी आवाज में शदीद नड़क और बगावत थी। अगर हम सरदार के साथ थोड़ा बहुत धोखा कर रहे हैं तो सरदार भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, हमारा हक मार रहा है। रफीक ने फिर मदालहत की। सरदार हक नहीं मारा, सरदार मासूम बच्चों का इलाज करवा रहा है। सरदार हर महीने 100 बच्चों का इलाज करवाता है, ये तुम भी जानते हो। इसके आवाज में एक तरह की हमायत थी। और बस कर दे रफीक, हमने बच्चों का ठिकाना नहीं ले रखा। हमीद ने जल जलाकर कहा। इसके लहजे में बेजारी थी। अरे जिनसे कोई मरण जीन नहीं, जिनके नाम तक हमें पता नहीं, इनका ठिकाना रखा है सरदार ने। और हर महीने इतने बच्चे आते कहाँ से हैं बीमारी से लिपटे हुए। इसकी आवाज में शक था। मुझे तो लगता है सरदार हमारे साथ बेईमानी करता है। ऐसी भी कोई बीम- ऐसी भी कौन सी बीमारी है जिसमें हर महीने इतने सारे बच्चे निकल आते हैं। मुझे यकीन है सरदार सिर्फ हमारा पैसा खाने के लिए झूठ बोलता है। फैसले ने इसे मजीद जहर उगलते हुए कहा था। अब स, अब सरदार के सामने तो हम आवाज उठा नहीं सकते, लेकिन यह असला जो इतने सालों से यहाँ बेकार पड़ा है, इसे बेचकर हम भी अच्छा खासा माल कमा सकते हैं। वो तीनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे, और बाला को यकीन हो गया था इनको भड़काने वाला यकीनन फैसल ही था। बाला पूरी बात सुनने के बाद खामोशी से वहां से निकल गया। इसके गहरी पर इसके चेहरे पर गहरी तशवीश और गुस्सा नुमाया था। जब मालूम था कि ये मामला सिर्फ असले की चोरी का नहीं है, बल्कि सरदार की इज्जत और कबीले के अंदर भी बगावत का था। तो हम झील किनारे बैठी थी जब सरदार इसकी मस्जिद के लिए छलक आया। बाला और जुमरू खाना लेने गए हुए थे। सरदार ने इसके खूबसूरत चेहरे पर नजर डाली। इसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में मोहब्बत की एक लहर उठी। क्या सोच रही हो मेरा सोना मुखड़ा, सरदार ने धीमी गहरी आवाज में पूछा। इसका हाथ धो के बालों में चला गया था। तो हमने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस ये जगह खूबसूरत है और मैं कबीले की सारी खूबसूरत जगहों को देखना चाहती हूँ, लेकिन आपकी वजह से नक्शा गुम हो गया। मेरी वजह से, सरदार ने हैरत से कहा। हाँ ना, आपकी हर वक्त मुझ पर नजर होती है। मजाल है जो आप मुझे देखते रहते और मजाल है जो आप मुझे देखते रहते और नक्शा गुम ना होता। मुझे मेरे सोने मुखड़े को देखना होता है तो नक्शे को नहीं। नक्शा तुम्हारी चीज थी, तुम्हें इसका ख्याल रखना था। हाँ ना, वो मेरी चीज थी और गुम हो गई है ना। पाला भैया ने ना मुझे कुछ दिन पहले गार दिखाई थी, अब वो भी गुम हो गई है। क्या करते तुम इस गार में जाकर? वो नरमी से इसके बालों को पीछे की तरफ रास्ता रास्ता पूछने लगा। करना तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही बोल रही हूँ ना। वो बड़ी होशियार से जवाब दे रही थी। वैसे जब मैं वैसे जब मैं तुम्हारे होठों को चूमता हूँ, कह रही हूँ कि खुशबू आती है। वो शरारत से मुस्कुराया। है नहीं तो मैं तो नहीं खाती, वो अपने लब्बों को रगड़ती बोली। तो सदारा हल्का लगाकर हंसा। सदा ने उसके गाल को अपने हाथ की पुछ से छुआ। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है, लेकिन तुम जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। जब तुम यहाँ होती हो तो लगता है जैसे चांद खुद पानी में उतर आया हो और झील को भी तुम्हारी खूबसूरती से रश्क आ रहा हो। ड्रम की गालों पर लाली फैल गई, मगर इसने नजरें नहीं उठाई। सरदार ने इसका चेहरा ऊपर उठाया। इसकी नजरें मिली। सरदार की आंखों में गहरा इश्क और बेपनाह तलब थी। झील पर तो खाना बाद में खाएंगे। सरदार ने सरगोशी की। इसका चेहरा ड्रम के चेहरे के करीब हो रहा था। पहले तो मेरा दिल करता है कुछ और खाना चाहता है, एक ऐसा मीठा जो दुनिया के किसी खाने में नहीं मिलता। ड्रम की सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। सरदार ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर इसे और करीब किया। कोई फासला बाकी न रहा। इसने अपने लब धीरे से ड्रम के नरम गाल पर रखे। एक प्यार भरा बहुत सा दिया, फिर इसके माथे को छुपा। तुम्हें नहीं मालूम, सरदार की आवाज मजीद मधुर हो गई। तुम्हारी सांसों की खुशबू मेरी दुनिया की सबसे मीठी चीज है। हर सांस में तुम हो, हर धड़कन में तुम्हारा नाम। इसकी सांसें दुआम के चेहरे पर पड़ रही थी। इसने अपने लब्बों से दुआम की गर्दन को छुआ। दुआम ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। सरदार की गेंद मजीद मजबूत हुई। तुम मेरी हो, मेरा मीठा साई। इसे दुआम के होठों को अपने होठों में समेट लिया। ये एक लम्हा गहरा बोसा था। वक्त थम सा गया था। सरदार ने धीरे से अपने लबों को अलहदा किया। उसकी पेशानी दुआम की पसंद से मर हो रही थी। यहाँ की हमारी भी हमारी इश्क की गवाह है। इसे सरगोशी की। मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा, ना वक्त को ना किस्मत को। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इसकी आवाज में मलकियत और जोश की दीवानगी थी। दुआम की आंखें अब तक बंद थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस लम्हे को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। दुआम ने बेचैनी से महसूस करते हुए सरदार को इसकी दीवानगी बढ़ती देखा, समझाया। डाकू जी, बाला भैया, जुम्मन भैया आने वाले होंगे। इसकी आवाज में हल्का सा खौफ था, मगर सरदार इसकी कदम से लप हटाने को तैयार ही नहीं था। वो दीवानगी से इसे चूमते इसे पूरी तरह से अपने बाजू में कैद कर चुका था, जैसे दुनिया की हर शय से बेखबर हो। इसकी रूमानियत अभी भी अपनी इंतहा पर थी जब जुमरू खाना लेकर वापस आता नजर आया। वो हमता हुआ तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। सरदार ने जुमरू को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बहुत गलत टाइमिंग है इस आदमी की। इसने धीमी गुस्से भरी सरगोशी में कहा। इसकी गिरफ्त तमाम पर अभी भी मजबूत थी।
ये जल्दी मेरे हाथ से अपनी टांगें तुड़वाएगा, जिस पर हर वक्त उसे उड़ता रहता है। वो उसे भागते भागते आते देख रहा था। इसकी आंखों में नागवारी थी, जबकि वाला इसके साथ नहीं था, जबकि बल्कि वो दूसरे रास्ते से वापस आया था और अब उनके करीब आकर खामोशी से बैठ गई थी। इसके चेहरे पर मामूल से ज्यादा संजीदगी थी। तो हमने जैसे ही बाला को देखा, वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। बाला भैया शार्ट रास्ते से गए थे। इसने जोश से कहा, सरदार की बाहों से खुद को आजाद करवाते हुए, आपको पता है इस शॉर्ट रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता। पूरे इलाके में कोई भी नहीं जानता। सिर्फ 4 लोग जानते हैं, आप, मैं, वाला भैया और झुमरू भैया। इसकी आवाज में हैरत थी, लेकिन वहां पर ना शायद दूसरे रास्ते से कुछ डाकू लोग बैठे हुए थे। मुझे नाम याद नहीं। इनमें से शायद एक वो हमीद भैया थे जो इस दिन आपसे कुछ कह रहे थे। इसने एक लम्हे में सोचा, फिर शिकवा किया, एक तो मुझे इन सबके नाम नहीं आते, पता नहीं कितने अरसे में सबके नाम याद होंगे। सरदार ने टॉम की गाल को छेड़ते हुए कहा, मेरा मासूम सज्जन, क्यों याद कर नहीं सकते नाम? तुम सिर्फ सरदार को याद कर लो, इतना ही काफी है, बाकी सबको भूल जाओ। तो हमने हवाएगी से होंठ चढ़ाई, ओहो डाकू जी, आप भी ना क्यों याद नहीं करने होंगे? ये सारा कबीला हमारी फैमिली के अपने घर वाले लोग हैं, तो घर वालों के नाम तो पता होने चाहिए ना। इसकी लहजे में अपनाई थी, मैं तो इस पहाड़ी के ऊपर भी जाऊंगी। जब पिछली दफा गई थी ना, बाला भैया ने मुझे माई से मिलाया था। माई खूबसूरती से सुई से कढ़ाई कर रही थी, मैं भी करूंगी। इसकी आंखों में चमक थी, वो सारे लोग हमारी फैमिली है, हमें इनके साथ रहना है ना, मैं जाया करूंगी वहाँ। वो सरदार को अपना फ्यूचर प्लान बता रही थी, जैसे ये सब बहुत ज्यादा और खूबसूरत हो। जबकि सरदार बाला बाला के आने पर सामने बिछी चादर पर इसकी मदद करने लगा था खाना लगाने में। बाला भी इसके पास आकर ही बैठ गया था। इसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी और आंखों में गहरी सोच। सरदार समझ गया था कि कोई बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी बोले बगैर सरदार ने तमाम को खाना खाने का इशारा कर दिया था, ताकि वो बात को टाल सके। तो आपने फिर से बाला की तरफ देखा। बाला भैया, आप मुझे यहाँ रहने वाले सारे लोगों से भी मिलवाइए, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ कौन कौन है और वहाँ वो पहाड़ी के पीछे कौन कौन बैठा हुआ था। मुझे बस एक ही नाम पता है, हमीद। जिसे मासूमियत से कहा। मैं डाकू जिसे भी यही कह रही थी कि बस अब हमारी फैमिली है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कम से कम हमें एक दूसरे का नाम तो पता होना चाहिए। बाला ने अचानक से उठाकर टॉम की आंखों में देखा। इसके बाद में पहले की नरमी गायब हो चुकी, तो इसी जगह तक भी नहीं रही थी। कोई जरूरत नहीं है किसी का नाम जानने की। यहाँ कोई भी फैमिली नहीं है, कोई खानदान नहीं है। इसके बाद में एक तरह की थी, यहाँ पर कोई अपने मतलब के लिए जीता है, किसी को किसी से कोई सरकार नहीं। लम्हा लगता है यहाँ इतबार खत्म होने में। इसने जवाब की मासूमियत पर नजर डाली। तुम्हारा तो दिल भी छोटा सा है, एक की बात पर दिल किसी की एक ही बात दिल पर लगाकर बैठ जाओगे। यहाँ सिर्फ मुंह पर अच्छे हैं सब लोग, अंदर से सभी सिर्फ अपनी गर्ज के लिए जीते हैं। जवान से देखते हुए नजर में सही लागी से यकीन नहीं आ रहा था कि बेला से क्यों कह रहा है। ऐसा नहीं है बाला भैया, ये सब लोग हमारी फैमिली है। जवान ने जिद से कहा, जैसे बहन भाई होते हैं। बहन भाइयों में छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि पानी से बीच में ही रोक दे। इसके बाद अब मजीद सख्त हो चुकी थी, जैसे वो तो हमको एक तरफा हकीकत का सामना करवा रहा हो। सही कहा तुमने, बहन भाइयों में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 2-3 दिन तक नाराजगी रहती है, तीसरे दिन फिर से वापस एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। बाला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक दुख था। यहाँ पर अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाए, तो वो बात बदले का रूप इख्तियार कर लेती है। वो धोखा कहलाती है, और फिर वो धोखा बाद में किसी की सांस छीन का बदला पूरा करता है। इसकी नजरें सितारा पर थी, जिसके चेहरे पर भी संजीदगी छा चुकी थी। बेहतर होगा यहाँ के लोगों से दूर रहो, किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ना किसी से ज्यादा उम्मीद रखने की। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, इन्हें अपने साथ रखना हमारी मजबूरी है और कुछ भी नहीं। ये हमारा खानदान नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, ये सांप है जो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं। वापस वाला बस कर, सरदार के लहजा से आवाज में से खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। फजूल में मेरे मासूम सचिन को डरा रहे हो, खाना खाओ। सरदार की आवाज ने बाला को तो चुप करवा दिया, जबकि जवाब के लिए बाला के पास हैरान की नहीं थे, बल्कि वो कुछ सोचने समझने की काबिल ही नहीं रही थी। इसके जहन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो चुकी थी। सुबह की उदासी को छुपी हुई अब्बा की फोन की घंटी ने घर भर में एक अवकाश पैदा कर दिया था। दूसरी जान से गर्म की आवाज जैसे किसी झटके की सूरज गिरी। अंकल, मैं आज ही निकाह के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पर निकले किसी धमाके से कम न थी। अब्बा के चेहरे पर हमाइयां उठने लगी। ये किसी अनदेखे तूफान का पेशेमा था। अकरम ने जो जोश पेश किया था, इसका तबादला हो रहा है, और मुमकिन है इसकी वापसी जल्दी इस इलाके में ना हो सके। ऐसे में वो किसी को धोखे में नहीं रख सकता, और वैसे भी इन लोगों का निकाह में की और वैसे भी इन लोगों को निकाह की जल्दी थी। अकरम ने तो बहस करने के लिए एक मुनासिब हाथ निकाल लिया था, लेकिन फिर भी निकाह की इतनी अचानक और गैर मुतवक्को खबर ने इन्हें हैरान जरूर कर दिया था। इतनी कम मुद्दत में निकाह की तैयारी करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन लग रहा था। मगर हजान की ज्यादा बेटी के मुस्तकबल के पेश नजर वो लोग शाम 5 बजे तक निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे। घर को सज सजाया गया था। मरे के चंद करीब भी अफराद को इतला जा चुकी थी। फिजा में एक अजीब सी घबराहट और किसी की खुशी थी। मेरा भोला साईं, तुम्हें नक्शा मिल गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही वो बोला, तो हम खुशी से चहक उठी थी। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी, जो सरदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। ठाकुर जी, क्या सच में नक्शे का पता चल गया? दे दीजिए ना मुझे मेरा नक्शा। आधे से ज्यादा नक्शा तो मुझे याद हो चुका था, और मैं इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं कैसे इसे भूल न जाऊं, कि मैं कहीं से भूल न जाऊं। इसकी खुशी को इंतहा न थी, जैसे इसे महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई नूर का खजाना मिल गया हो। सरदार ने इसकी बेवजह खुशी को अपनी आंखों में तजब करते हुए इसे अपने करीब खींचा। हमें नक्शा लेने के लिए खुद चलना होगा। आज तुम्हारी बहन का निकाह है, वो इंस्पेक्टर अकरम आज निकाह के अंदर में बनने वाले हैं। शाम 5 बजे तक हम तकरीबन 5:15 तक अपना नक्शा वापस लेने पहुंच जाएंगे। सरदार ने खास अंदाज में इसे देखा। इसकी बात में गहरा पोशिदा मैनी था।
तो हम हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे, क्या मतलब नक्शा वहाँ कैसे चला गया? तो हमने गहरी हैरत से पूछा। मेरा भोला साईं तुम्हारी बहन चोरी करके ले गई थी। सरदार ने नरमी से अपने बाजू में समेट लिया और खुद भी इसके साथ ही बैठ गया। हाय अल्लाह जी, बाबा जी चोरनी कहीं की, मेरा नक्शा चोरी करके ले गई। मैं कहीं भी कहूँ मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी तो नक्शा गया किधर? रुबाब बाजी वैसे भी चोरनी सी है, दर्जी के घर जाती हैं कि बच्चों की चीजें चोरी करके ले आती हैं। अल्लाह पाक जब जहन्नम में हाथ काटेगा ना तब एहसास होगा चोरी कितना बड़ा गुनाह है। तो हमने अपनी ही दिन में बोलते बोलते अचानक अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। अचानक अपनी जुबान दांतों तले दबा के एक चोर सी नजर से तारा पटा ली। वो भी तो चोर ही था, डाकू था, डकैत था। डाकू जी मैं आपके लिए नहीं बोल रही, रुबाब बाजी के लिए बोल रही हूँ। मेरा नक्शा तो उन्होंने चोरी किया था ना। तो हमने मसूमियत से कहा। सरदार गहरा लगा हंसा और फिर इसके लोगों को जो सीधे से प्रबोल फंसा लम्स इसके होठों पर बिखरने के बाद अपनी दीवानगी की इसकी गर्दन पर लुटाने लगा। मेरा मासूम साईं, तुम हक रखती हो मुझे कुछ भी कहने का, बात न दिया करो, वजाहत न दिया करो। कमरे का माहौल रोमानी होने लगा था। अचानक बाहर से जुमरू ने आवाज लगाई। सरदार जुमरू की टाइमिंग पर सच में हैरान था। वो जब भी इसके करीब आता था जुमरू बोतल की जिन की तरह हाजिर हो जाता। सरदार ने सोचा कि किसी दिन वो अपने टांगे तुड़वाने वाला था। इसके हाथों से सरदार बच्चों के इलाज के लिए रकम देने जाना है अस्पताल में, तैयार हो जल्दी आओ। जुमरू खुशी से बोल रहा था, जो कि सरदार के चेहरे पर भी एक सुकून का था कि चलो एक नेक काम हो रहा है। हाँ आता हूँ, जॉन को किसी अलग करता। सरदार अलमारी की दोबारा नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ निकालने लगा। मेरा सोना मुक्का, मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, शाम से पहले वापस आ जाऊंगा, तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करो। हाँ ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। फिर बाबा जी से रक्षा वापस लाने। फिर हाँ, रात का खाना हम झील पर खाएंगे ना, आपने सुबह कहा था। तो आपको कुछ याद आया तो वो फौरन सरदार के पास है, उसकी कमीज का कॉलर ठीक करने लगी। अंदाज से जैसे जैसे मना रही हो। सरदार रोज इस झील पर जाने पर सच में परेशान हो गया था। इसका मकसद था तो वो झील पर ही अपना घर बना रही थी। अच्छा ठीक है, तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना, नक्शा लाने के बाद झील पर चलेंगे। वो नरमी से इसके लबों को चूमते हुए बाहर निकल गए। जबकि नक्शा मिलने की खुशी में डॉन को जैसे मूर्ति से यकीन नहीं आ रहा, यकीन था कि अब इसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही है। फिर उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया गया था। जब आपके चेहरे पर बेशक बहुत खुशी और एक फतहाना चमक नुमाया थी। सब था कि इसे ब्लैकमेल करके ही अकरम को खुद से शादी करने पर मजबूर किया है ये, लेकिन ये वो भी जानती थी कि वो अपनी मोहब्बत और चाहत से अकरम को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देगी। वो इतनी भी गई गुस्से नहीं थी कि एक शख्स को उससे मोहब्बत करने पर मजबूर न कर सके। खास तौर पर जब वो उसके शोर बनने जा रहा था। अकरम का इस्तेमाल तमाम रस्मों और रिवाज के मुताबिक किया गया। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। मीरा को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इसके दिल में शकूक व शुबहात उभर रहे थे। पहले वो रिश्ते के लिए आया तो इसका अंदाज इंतहाई सा दरबेजार था, जैसे कोई मजबूरी का सौदा हो। फिर दूसरी दफा आया तो उसने कहा कि लेकर इनकार कर दिया कि पहले वो डाकू को पकड़ेगा, और अब अचानक बांधने का शोषण छोड़ दिया था। डरा के इस इलाके में तमाम अफसरों के तबादले 5 साल के बाद होते थे, और इसे यहाँ आए अभी सिर्फ 3 साल गुजरे थे। लेकिन समीरा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। वो जानती थी कि फजूल में बात बच जाएगी। उस वक्त घर में खुशी का माहौल था, इसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। निकाह का वक्त आन पहुंचा। काजी साहब ने कबूल की कार्रवाई शुरू की है। क्रम एक संगीता तकरीबन बेतासार चेहरे के साथ बैठा था। इसके गवाह के तौर पर 3-4 फौरी सलाहकार सादा लिबास में मौजूद थे। दूसरी तरफ रबाब के वालिदैन चंद थे के लोग गवाह थे। रबाब बनते दीन मोहम्मद का निकाह अकरम अहमद बिन अहमद रुबाब बिनते दीन मोहम्मद का निकाह अकरम अकरम अहमद बिन अकरम रजा से महर 5 लाख के और तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अकरम ने गहरी सांस ली, एक मजबूत लेकिन अंदरूनी तरफ भारी आवाज में कहा, मुझे कबूल है। ये सवाल रबाब से पूछा गया। उसने मुस्कुराते हुए वाज़ेह और पुरएतमाद आवाज में कहा, मुझे कबूल है। 3 बार कबूल कबूल है दोहराया गया, और फिर काजी साहब ने जगह का बाकायदा ऐलान किया। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया और मिठाई तकसीम की गई। पूरे घर में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। खासतौर पर रबाब के चेहरे पर इत्मीनान था इत्मीनान था जैसे इसने अपनी मंजिल पा ली हो। निकाह के फौरन बाद अकरम रबाब से मिलने के बहाने कमरे में आया तो आते ही इसने बगैर किसी समय के 2 टक बात किया, अब नक्शा दो मुझे, जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया। निकाह हो गया, 1 हफ्ते में रुखसती ले लूंगा। इसके पास में कोई जज्बात नहीं, सिर्फ एक मायदे की तकमील का तकाजा। लाला ये निकाह तो आपने इस नक्शे के लिए किया है। शोर साहब देती हूँ आपको नक्शा, अब तो ये आपकी इमारत के पास ही जाएगा। रबाब हल्की से मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में फटाबंदी का तासर लिए और मर के करीब आई। इसने मर के दरवाजा खोला और एक कागज का टुकड़ा निकालने लगी। इस समय दूर से घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। जमीन जैसे वहशत से लहर उठी थी, और पूरा गांव लम्हों में एक पुरस्कार खामोशी में सिमट गया। बाहर से घोड़ों की टापों की खौफनाक आवाजें तेज होती सुनाई दे रही थी, जो तेजी से करीब आती जा रही थी। माहौल में एक पुरस्कार तनाव फैल गया, और फिर देखते ही देखते कोई साया जिसके चेहरे पर अजम था, दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो सरदार डाकू का सरदार था। इसकी गर्म आमद ने सबको ललचा दिया था। इसके साथ ही इसके चंद साथी भी थे, जिनकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही के साथ एक था। पूरे घर में एक समा का आलम फैल गया था, और सब लोग खौफजदा होकर दीवार से लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि निकाह की उस पुरमसरत माहौल में ये क्या तूफान आन गिरा है। सरदार ने चेहरे पर नकाब की एक लम्हे के लिए रुककर चारों तरफ नजर आई। इसकी नजर किसी खास शख्स को तलाश कर रही थी। फिर वो अपने कुर्सी से उतरा और पीछे बैठे दो आम को
इंतहाई तेज से नीचे उतरा, जैसे वो कोई कीमती शय हो। उसे अपने बाजू में थमे वो अंदर की तरफ बढ़ा, इसके ऊपर एक महीनी हैत मुस्कुरा थी। मेरा मीठा सा, अपना नक्शा ले लो, तुम्हारे बाप के बाजी के पास ऐसे जॉन की कान में से गोशी की। जॉन का इस वक्त वहां मौजूद होना सबके लिए हैरत अंगेज था। वह हाथ थमे पर शांति से अंदर चलता हुआ आया, जबकि डॉम फौरन ही रुबाब के कमरे की तरफ बढ़ती इस बात को रुक चुकी थी। सामने ही रुबाब अपने हाथ में वही नक्शा पकड़े कदम के हवाले कर रही थी। तमाम की चेहरे पर गुस्सा और हैरानगी एक साथ उभरी। रुबाब आज चोरनी की ही कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नक्शा चोरी करने की। इसकी आवाज में एक ऐसा तीखापन था जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कर सकती है, लेकिन आप सच में ऐसा कर सकती हैं। गुस्से से आगे बढ़ी और बाबू के हाथ से अपना नक्शा अपने ऐसे खींच चुकी थी जैसे खुदा वास्ता वो नक्शा नहीं, इसका अपना बच्चा हो। दो मेरी बात सुना। फिर हमने डॉम को तेजी से बाहर निकलते देखा, इसकी तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो सदार तक पहुंच चुकी थी और इसके पीछे छुप गई, जैसे कोई मासूम सा बच्चा शरारत करके अपने बड़े के पीछे छुप जाता है। इसके चेहरे पर एक फतराना मुस्कुराती, इसके साथ छुपी एक मासूमियत भी। सदार ने डॉम की तरफ यहाँ से देखा, इसके चेहरे पर हाथ फेरा और उसके नक्शे को भी यहाँ से थाम दिया। इसकी आंखों में एक चमक थी जो शरारत तंज का तन लिए थी। इसने एक निगाह अकरम पर डाली, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ले आई अपनी इमानत, मेरा सोना मुखरा। सरदार ने जॉन से मुखातब होकर कहा। इसकी नजरें अकरम पर चमकी, एक साथ मुस्कुराहट इसके होठों पर फैली। निकाह मुबारक हो अकरम साहब, बहुत खुशी हुई आपका निकाह सुनकर, आपके निकाह का सुनकर। इसने तंज लहजे में कहा, लेकिन वो क्या है ना कि आपकी होने वाली बेगम हमारा नक्शा चोरी करके ले आई थी। अच्छी जोड़ी है पुलिस और छोड़ने की, लेकिन वो क्या है ना, डकैतों के घर में डकैती नहीं की जाती, इसे ये नक्शा तो हम लेकर जा रहे हैं। बाकी आप लोग अपने मामला हल कर लीजिएगा। मेरी तरफ से निकाह फिर से मुबारक। उसके नजर में गहरा तंज था जो अकरम की जख्मों पर नमक पाशी कर रहा था। सरदार ने एक कदम आगे बढ़कर अकरम के करीब होते हुए मजीद कहा, वैसे इस निकाह के पीछे आपका एक खास मकसद छुपा है ना, अगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो यकीनन आप खैर आपकी जिंदगी के फैसले आप ही कर लें। हम तो अपनी अमानत लेने के लिए आए हैं, लेकर जा रहे हैं। ये कहते हुए इसने अकरम की आंखों में देखा एक लम्हे के लिए जैसे कोई गहरा राज बांट रहा हो। सरदार ने काब लेकर लिए अंदर हल्का सा मुस्कुराया। राम को अपने हसान लगाए वहीं से वापस पलट गया। इसकी वापसी ऐसी थी जैसे वो सबके सरों पर हल्की पहाड़ तोड़ गया हो। बम से एक कदम भी बाहर नहीं उठाया गया। इसकी किस्मत कितनी जल्दी पलट गई थी, कितनी जल्दी खेल इस पर उलट गया था। बस जमीन पर बैठती चलेगी, इसकी आंखों में शिकस्त का अंधेरा था। जबकि अकरम अपने मकसद के इतने करीब आकर भी अपने मकसद तक न पहुंच सका। इसके चेहरे पर गहरी मायूसी और बेबसी नुमाया थी। वहीं पर सुरारा वक्त था जब हर वक्त खामोशी छाई हुई थी, फिजा किसी हफ्ते सरगर्मी की गवाही दे रही थी। ये वाला जब सरदार का वफादार साथी वाला इस इलाके से निकला था। इस इलाके की अहमियत ये थी कि यहाँ डाकुओं का गुजर बहुत कम होता था। इस वजह से ये पूरा कबीला बाहर भी जाता था कि ये इलाका हमीद फैसला रफीक का अपना है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक हफीज रास्ता निकलता है जो जेल की तरफ जाता है, और इस रास्ते के बारे में सिवाय जुमरू सरदार और बाला के और कोई भी नहीं जाता, ये तीनों भी नहीं। इन्हीं गहरी पहाड़ों के नीचे बीच में जहाँ से बाहर निकलने का एक हफीज रास्ता खुलता था, इन तीनों के घर भी बने हुए थे। ये पहाड़ के पीछे की एक ऐसी सुरंग थी जैसे इन तीनों ने कई साल की मेहनत से तैयार किया था, खासतौर पर असला चोरी करने के लिए। इनकी जाती और मुकम्मल तौर पर पोशीदा ठिकाना था। हमीद फैसला और रफीक एक बड़े चिट्टे पत्थर के पास बैठे हुए थे। इसके सामने ताज़ा बारूद के कुछ थैले और चमकते हुए हथियार पड़े थे। अभी भी ने अपनी ताज़ा तरीन डील की तस्लीयात मुकम्मल की थी। असले का एक बड़ा जहीरा कामयाबी से चोरी हो चुका था। बहुत सी ठिकाना लगाने के मंसूबे बना रहे थे। इनके चेहरे ऊपर एक बादयाना मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके साथ एक गहरी सोच भी। सरदार के साथ इनका सौदा हो चुका था, तमाम मामला तय पा चुके थे। वो सरदार का साथ इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि सरदार की वजह से वो इस इलाके में महफूज है। कोई दूसरा डाकू वगैरह इसी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख देख सकता था। सच तो ये था कि इस इलाके में इनके सिवा कोई और बड़ा डाकू या गिरोह नहीं था, और पूरा इलाका सरदार के नाम से कांपता था। इसका रौब और दबदबा ऐसा था कि कोई भी इस रास्ते में नहीं आता था। वो लोग सरदार को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके दिलों में एक नया कहीं खतरनाक मंसूबा परमान चल रहा था। सरदार की जगह खुद हुकूमत करना, इसके तख्ते पर वर्जमान होना, वो अपनी मर्जी से फैसला करना। इन्हें इस बात में शदीद एतराज था कि सरदार जो पैसा इनकी कमाई से मासूम बच्चों के इलाज पर लगाता है, इससे इन्हें लगता था कि इन्हें इनका कम हिस्सा मिलता है। इसकी दलील ये थी कि ये सब इनकी मेहनत की कमाई है और सरदार से बेकार कामों पर खर्च करता है। हालांकि हकीकत ये थी कि इन्हें इसका पूरा हिस्सा अदा किया जाता था। सरदार बच्चों की मदद अपनी जाती आमदनी से करता था, मगर इनकी हवस और लालच इन्हें ये हकीकत देखने नहीं दे रही थी। ऐसी साजिशों में अपनी साजिशों में मगन और हंसी मजाक करते हुए अचानक फैसल की नजर जमीन पर पड़ी। इसने एक चमकती छोटी सी चीज उठाई, जैसे ही इसने इसे हाथ में लिया, इसके फतेहाना मुस्कुराए झटके में गायब हो गई। इसके चेहरे पर गहरा खौफ और शदीद हैरत के मिले जुले असरात उभरे थे। इसके हाथ में बाला की अंगूठी का नग था। हमीद और रफीक ने जब इस नग को देखा तो इनके चेहरे पर भी पल भर में सफेद हो गए। इन पर बिजली गिर गई। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये यहाँ कैसे आया। इस इलाके में तो कोई भी आता जाता नहीं था, क्योंकि ये इन लोगों का अपना हफीफा इलाका था। इसकी जाती सुरंग का दहाना था। वो नग इस जगह के बेहद करीब था जहाँ वो सब बैठे अपने दिलों अपने मुस्तकबल के नापाक मंसूबों पर बातचीत कर रहे थे। भला यहाँ हमीद ने लड़ती हुई आवाज में सरगोशी की। इसकी आवाज में खौफ बाजिया था। फैसल ने नग को अपनी मुट्ठी में इतनी सख्ती से बेच दिया कि इसकी पूरे पूरे सफेद पड़ गए। इसका मतलब था कि बाला को कुछ ना कुछ खबर थी। वो हमारे करीब ही था जब हम सब बात कर रहे थे। अगर बाला ने सरदार को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। ये ख्याल एक जहरीले सांप की तरह इनके जहनों में रेंगने लगा, और उसकी रूहें खौफ से कांप उठी। वो इसके आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहते थे। इनकी जहनों पर एक अंदाज जानलेवा खौफ तारी हो चुका था। मौत का इन सबको एक तरफ
जगत चुका था कि वो बाला की वफादारी और सरदार की गजब से बखूबी वाकिफ थे। कुछ देर की मुकम्मल खामोशी के बाद जो उनके खौफ की गवाही हमीद ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात की तस्दीक करनी होगी कि सरदार को इसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं। रफीक ने सर हिलाते हुए तायद की, हाँ, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना हमारा खेल बिगाड़ सकता है। फैसले अपनी बंद मुट्ठी खोली और निक को देखा, फिर एक सरदार नक को देखा और फिर सर नजर से अपने साथियों की तरफ देखा। और अगर सरदार को कुछ नहीं पता चला तो हमारे पास एक और रास्ता है, हम बाला को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, मगर इसके लिए अपने ही अल्फाज में एक तरह हकीकत छुपी हुई थी। वो सब ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बाला एक बहुत वफादार साथी है, इसे दौलत का लालच भी नहीं दिया जा सकता और इसे बेकामा सरदार के खिलाफ करना तकरीबन नामुमकिन था। इसके साथ मिलने के लिए इसके अमकानात बहुत कम थे, शायद ना होने के बराबर। हमने गहरी उसकी सांस ली और अगर वो किसी भी तरीके से हमारे साथ निभाने को तैयार ना हुआ, अगर वो हमारे मंसूबों में रुकावट बना, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होगा। समझाते थे कि हम इस रास्ते की बात करो, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सिर्फ खतरा नहीं होगा, बल्कि वो इसमें नाकाम हो गए तो ऐसी सलाह मिलेगी कि रूबी काम उठेगी। रुबाब की निगाह से वापस आकर वो अपने कबीले में छोड़कर अपने किसी जरूरी काम के लिए चला गया था। अब इसकी वापसी हुई तो वो तैयार थी, यकीनन अपना नक्शा वो संभाल चुकी थी। डाकू जी, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा था ना, हम रात को खाना झील पर खाएंगे। देखिए, मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल करी। वो एक हाथ में टेंट उठाए हुए थी, जबकि दूसरे हाथ में एक चादर थी। बस चलते हैं। सरदारी से सुबह बड़ी मुश्किल से झील से वापस आया था। वो तो वहां से आने को तैयार ही नहीं थी। इसका कहना था कि आज भी हम वहीं सोएंगे, लेकिन सरदार का बहुत सारा काम था, वो इसे अकेले झील पर नहीं छोड़ सकता था। इसलिए जबरदस्ती इसे इस वादे के साथ वापस ले आया था कि हम रात को वहां सोएंगे, यहाँ तक कि खाना भी झील पर खाएंगे। अरे मेरे सज्जन साईं, थोड़ा सब्र तो करो, अभी मेरे पास सरदार का काम खत्म नहीं हुआ। बाला एक छोटी सी मीटिंग करने वाला है, वो मुझे कोई जरूरी बात बताने वाला है। मैं एक जरूरी काम के लिए निकल गया था, इससे मुलाकात नहीं हो सकी। पहले मैं इसकी बात तो सुन लेने दो, फिर चलते हैं झील पर। हाँ तो ठीक है ना, मैं शायद रास्ते से जाती हूँ, आप तब तक आ जाइएगा मेरे पीछे पीछे। इसने का सांस हाथ निकाला। वो झील की दीवानी हो चुकी थी, वो झील की भी इतनी हसीन कि कोई भी इसका दीवाना हो जाता। वो यूं ही तो सरदार की सबसे पसंदीदा जगह नहीं थी। मेरा सोना साईं, मेरी सोनिया, इतनी देर अकेली वहां अंधेरे में क्या करोगी? डर लगेगा ना मेरे हसीन मुखड़े को? और प्यास इसके करीब आया, ऐसी लब्बों को चूमते हुए समझाने लगा। ओ हेलो, मैं बहुत बहादुर हूँ, सरदार दिलदार की बीवी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। देखा नहीं कैसे आज मैंने नक्शा छीन कर ले आई, वहां जाकर टेंट लगाती हूँ। आप तब तक आ जाइएगा, चले ना चलते हैं। वहाँ इतने मजे की ठंडी हवाएं चल रही होगी और मुझे तो भूख भी लगी है। लेकिन वो साफ कह चुकी थी कि वो वहाँ खाना वहीं झील पर खाएगी। इससे पहले कि सरदार कहता कि तुम खाना खा लो, तब तक मैं अपना काम मुकम्मल करके आ जाऊंगा, फिर इकट्ठे चलेंगे। वो अपने अल्फाज में अपनी जिद का इजहार कर चुकी थी कि बस खाना झील पर ही खाएगी। उसकी जिद के सामने सरदार हमेशा की तरह हार गया। ठीक है, तुम इस छोटे रास्ते से झील पर पहुंचो, तब तक मैं जुमलू को बेच रहा हूँ। वो शिद्दत से इसके पूरे चेहरे पर अपने लबों का लम्स फेरता इसे कमर से सामने अपने हाथ लगाते हुए बोला, हाँ ठीक है, आप जुमलू भैया को बेच दीजिए, तब तक मैं वहां जा रही हूँ। उसकी बाहों में शर्माई शर्माई सी करी धीमी आवाज में बोली थी। इन 2 महीनों में वो सरदार के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी। इन 2 महीनों में इसकी कुल का इलाज जैसे सरदार ही बन गया था। वो सर से पैर तक बदल चुकी थी। वो सब कुछ जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। वो उसकी आंखें इशारे तक समझने लगी थी और अब तो इसे अपने इशारों पर नचाने लगी थी। पूरा कबीला जानता था कि सरदार अगर किसी की सुनता है तो उसकी वो सिर्फ अपने सोने से जिंदगी। लेकिन यही वजह थी कि आजकल बाकी तक भी इससे सिफारिशें करवाने लगे थे। वो भी वजह से सबकी सिफारिश कर देती थी। अगर वो अच्छी सरदारी थी, सबके काम आती थी। सरदार ने इसे छोटे रास्ते से पता था सरदार ने इस छोटे रास्ते से पता दिखाया और उसे जाने का इशारा किया, जबकि वो अगले ही लम्हे वहां से भाग निकली थी। सरदार ने सलाह से नजर हटाकर जुमलों को दूसरे रास्ते से जाने का इशारा किया, तो इसका इशारा पाते ही जुमलों फौरन दूसरे रास्ते से पीछे की तरफ भाग गया था, जबकि सरदार खुद नीचे बाला की तरफ आने लगा था। रास्ते में मुकम्मल अंधेरा था, तो याद ही नहीं था कि इस रास्ते में इतना गहरा घना अंधेरा होगा। अब तो यकीन सरदार दरवाजा बंद कर चुका होगा, यकीन जुमलों को भी झील पर फेंक चुका होगा। तो इसे इस कदम उठाते आगे की तरफ बढ़ रही थी, जब से एक जगह हल्की सी रोशनी महसूस हुई। वहां 3 डाकू, हमीद, रफीक और फैसल, अब भी वहीं बैठे हुए थे जहाँ वो कल थे। कल भी ये लोग यहीं बैठे थे, इस वक्त भी यहीं बैठे हुए हैं। बाला भैया ने तो बताया था कि लोगों को मालूम ही नहीं कि यहाँ से कोई रास्ता गुजरता है। बस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये सुनकर इसे बड़ा मजा आया था कि अपने ही करीब से निकल वाले रास्ते से वो बेखबर थे। सामने 2 बड़े बड़े रास्ते थे, इनमें से एक झील का रास्ता, लेकिन वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे ऐसे लगते थे, दिल में वो कोई और मंजर पेश कर रहे थे। और इस वक्त कोई और इसे डर था कि वो किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। इसलिए इसने सोचा कि भाई नहीं तो इनमें से किसी से पूछ ले कि किस तरफ जाना है, झील किस तरफ है। लेकिन मैं जैसे ही इनके करीब पहुंची, इनकी ऊंची ऊंची आवाजें इनके कानों में गूंजने लगी थी। तुम बाला का कत्ल करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सरदार को पता चल गया तो जान से मार डालेगा हमें। अरे जिंदा सांस नहीं लेने देगा हमें। रफीक ने घबराए हुए लहजे में कहा। सरदार को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा सरदार को? जिस तरह बाला सरदार के करीब इतने साल रहा, इसका वफादार बनकर हम भी बन जाएंगे। हम बाला की जगह ले लेंगे, वो भी जल्दी, और इसके बाद सरदार की जगह पर हमला करेंगे। हमीद ने सरदार के लहजे में कहा। सरदार आज किसी जरूरी काम के लिए कबीले से बाहर गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब तक इसकी वापसी हुई है। आपके वापस आने से पहले हमें बाला का काम तमाम करना होगा। फैसले ने अपनी बात काटते हुए कहा। बाला तो कैसे मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा है। मैं जब भी कबीले की तरफ गया तो इसकी आंखों में अपने लिए बेतहाशा गुस्सा देखा था।
इसके गुस्से की वजह मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब ये अंगूठी का नग देखकर मुझे इसके गुस्से की वजह समझ आ गई है। लेकिन वो हमें ये सारा काम करते हुए देख चुका है। अभी ने परेशानी से कहा। तो फिर हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि बाला सिद्धार्थ को सब कुछ पता है, हमें बाला को ही दुनिया से हटा देना चाहिए। फैसले सख्ती से कहा। वो तीनों खड़े प्लानिंग कर रहे थे, जबकि डोमिन की बातें सुनती कुछ सोचने समझने की काबिल ही नहीं रही थी। इसके पैरों से हल्की सी आवाज पैदा हुई, तो इन तीनों ने पलट कर देखा, जबकि डोम ने एक लम्हा बताया कि बगैर इसलिए इन दोनों के रिश्ते में से किसी एक की तरफ डोर लगा दी। वो समझ चुके थे, कोई तो यहाँ मौजूद था जो इनकी बातें सुन चुका था। अपनी 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 बंदूकें निकालते हुए थे जिसकी तरफ भागे थे। जो भी था मौत की खाट उतार दो, बचना नहीं चाहिए। सदा तक पहुंचने से पहले मौत मिल जाए इसे। फैसले पीछे से फायरिंग की, लेकिन निशाना चूक गया। जबकि झुमरू भागते हुए झील की तरफ आ रहा था। डाकू को इसलिए भागते देखकर वन के रास्ते में आ गए। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, झुमरू को गोली झुमरू की रान को चीरते हुए बाहर निकल गई। वो अचानक डर से चीख उठा था। चीख इतनी खतरनाक थी जो पूरे कबीले में गूंज जाए। रात का वक्त दूर दूर तक आवाज फैलाते रहता था। इसकी आवाज के साथ ही बंदूक की चलने की आवाज सुनाई देने लगी। पूरा सकेत कबीला भागते हुए चीन की तरफ आ रहा था, जबकि दोम जो आगे की तरफ भाग रही थी, झुमरू की चीख सुनकर इसकी तरफ तेजी से इसकी तरफ भागी थी। जबकि वो तीनों समझ चुके थे कि कबीले की किसी को इन तक पहुंच सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि ये झुमरू पे गोली चलाने वाले बहुत थे, तो इनको दूसरी सांस हटा लेने नहीं देगा। इस वक्त फिलहाल किसी और साजिश की तरफ जाने के बजाय अपनी जान बचाना जरूरी था, इसलिए वो कबीले से बाहर की तरफ भागे निकले। अकरम जा चुका था। इसकी जाने से बाप के लिए गहरा सन्नाटा रह गया। वो नशा जो अकरम हासिल करना चाहता था, सदा छीन कर ले गया था। अब जब अकरम का मकसद पूरा नहीं हुआ था, तो बाप को अपना मकसद बला निडर लगने लगा था। इसकी जगह जो खुशी थी, अब नामुमकीन में बदल चुकी थी। इसने जिस चालाकी से अकरम को निकाह के लिए मजबूर किया था, वही चालाकी अब इसके लिए मुश्किल बन गई थी। इसे डर था कि अकरम ये निकाह रखेगा या नहीं। इसे अकरम के अल्फाज याद थे, अब रक्षा दो मुझे। जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। निकाह हो गया, एक हफ्ते में रुखसती ले लूंगा। इन अल्फाज में कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक सौदे की तकमील का मुतालबा था जो अब अधूरा रह गया था। जब आपको याद आया कि अकरम का तबादला होने वाला था, क्या वो उसे छोड़ जाएगा? क्या वो अधूरी शादी वाली दुल्हन बन कर रह जाएगी? इसे समीरा की बातें भी याद आई, जो इसे हमेशा कमजोर समझती थी। ये रुबाब की इज्जत का भी सवाल था, और अब इसे शिकस्त महसूस हो रही थी। इसे खुद को इस मुश्किल से निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ झुका लिया, आंखों में आंसू थे। जिस मोहब्बत को इसने चालाकी से पाने की कोशिश की थी, अब वो रेत की दीवार की तरह गिरती नजर आ रही थी। इसका दिल डूब रहा था। क्या ये सारी मेहनत बेकार जाएगी? इसने कहा के लिए अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगाई थी, और अब वो खुद एक बुत की तरह जमीन में बैठी रह गई थी। इसकी दुनिया तारीफ हो रही थी। अकरम अपने सरकारी क्वार्टर में वापस आ चुका था। इसका दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया था। सफेद लिबास पहने इसका गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ था। इसने निकाह कर लिया था, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिला था। वो डाकू आया, अपनी चीज लेकर चला गया, जैसे वो चीज इनकी अमानत हो। इसने बाप की बैटरी जिसमें से नक्शे की तस्वीरें निकाली, लेकिन वो भी इतनी जुम थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इसे बाप की बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। जो बाप ने अपने फायदे के चक्कर में इसका बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया था। इतनी आसानी से जब वो डाकू की आंखों के सामने एक चाल जल गया था, और वो कुछ भी नहीं कर सका। इससे अपनी वर्दी पर कभी फख्र होता रहा, लेकिन जब से दादा की वर्दी उतरवाई थी, इसका सारा फख्र खत्म हो चुका था। इसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद वो इन डाकू को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसका गुस्सा बेहद बढ़ रहा था। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मुठ्ठियां बंद थी और जबड़े बिछे हुए थे। इसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी छाई हुई थी। वो इस सूरत हाल को समझने में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था जब इसका फोन बचा। इसके सिपाही अनवर की कॉल थी। हाँ अनवर बोलो। अकरम ने बेचैनी से कहा, सरदार सर डाकू के कबीले में फायरिंग हुई है। अनवर की आवाज में परेशानी थी। फायरिंग बहुत जोर की हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई जश्न मना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही चीज की गड़बड़ है। अगर हमने बेजारी से आंखें बंद कर ली। इसकी जहन में सिर्फ एक ही बात है कि सरदार की जीत। ऐसा कुछ भी नहीं है। अनवर डाकू के कबीले में जश्न ही मनाया जा रहा होगा। इससे यकीन से कहा, हाँ सरदार इसे एक बार फिर हार आ गया था, तो यकीन वो जश्न ही मना रहा होगा। लेकिन क्या इसकी हार अकरम के लिए कोई अहमियत रखती थी? एक लम्हे के लिए अकरम ने सोचा, नहीं, इस डाकू के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी जीत, जबकि अकरम के लिए ये जिल्लत का एक नया बाप था। इसने एक इसके अंदर एक कड़वी सी लहर दौड़ गई। जो भी था, अकरम ने अपनी आवाज को अमूल पर लाने की कोशिश की। तुम नजर रखो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझे बताना। इसे फोन बंद करते हुए एक तरफ रख दिया और वहीं बेड पर लेट गया। चल की तरफ देखते हुए इसके दिमाग में तूफान बरपा था। आज की रात्रि से अपना हार का दुख करना था। वो अपनी बेबसी बरकरार कर रह गया। एक डाकू जो इसके नक के नीचे से आकर सब कुछ ले गया था, और वो एक इंस्पेक्टर कुछ भी न कर सका। इसकी आंखों में दोबारा वही बेबसी और शर्मिंदगी छा गई जो सरदार ने इसे पहली बार दी थी। हर तरफ से गोलियों की आवाज आ रही थी। फिजा में मौत की खामोश धमकी थी। जुमरू जख्म की वजह से बुरी तरह से चीख रहा था। इसकी रन से खून बह रहा था, जो जमीन को सुर्ख कर रहा था। हर लम्हे ऐसे लग रहा था जैसे इसकी जान निकल रही हो। तो आम जो डाकू की बातों से डरी हुई थी, जुमरू की चीख सुनकर एक लम्हे भी न रुकी। अपनी जान बचाने के बजाय वो फौरन बुरी और जख्मी जुमरू के पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। जुमरू का खून देखते ही इसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे सारी रौनक छीन गई हो। खौफ और परेशानी की खौफ और परेशानी इसकी आंखों में साफ झलक रही थी। जुमरू भैया घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। तो उनकी आवाज में खौफ और परेशानी से कांप रही थी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, बस हिम्मत रखिए। वो हामते हुए इसके बहते खून को रोकने की बेकार कोशिश कर रही थी। इसके मासूम हाथ बार बार जख्म पर जा रहे थे, लेकिन मगर खून रुक नहीं रहा था। इसने अपने कांपते हाथों से जुमरू का चेहरा थामा।
इसकी आंखों में आंसू आ गए। झुमरू का दर्द इसे अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। इसी दौरान दूर से मजीद डाकू के कदमों की आवाज सुनाई दी जो फायरिंग की जगह से सरदार की तरफ साथ आ रहे थे। वो तीनों डाकू फैसल, हमीद और रफीक जो गद्दारी करके भागे थे, गोलियों की चलाते हुए अंधेरों में गायब हो चुके थे और इनके पीछे सरदार के वफादार डाकू इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सरदार के बाकी साथियों में से कुछ जो जुमरू की चीख की सिमत से करीब आए थे, उन्होंने जहां जुमरू को जख्मी जुमरू को देखा। इनमें से 2-3 ताकतवर डाकू थे जिसे इसकी तरफ बढ़े। जुमरू भैया को अस्पताल ले चले। दो हमने पूरी ताकत से चीखा। इसके बाद में तो हाथ और बेबसी थी। इसका बहुत सारा खून बह रहा है, जल्दी करे। दो तीन डाकू फौरन जुमरू के पास पहुंचे थे। आस्ते से हथेकर उठाया। वो दर्द से करा रहा था मगर इन्हें उठाने दिया। वो डाकू थे जिसे इसे उठाए कबीले में बनी आरसी क्लिनिक की तरफ भागे थे ताकि इसे फौरन मदद मिल सके। दौम भी इनके पीछे पीछे भागते हुए कबीले में वापस आई। इसकी नजर जुमरू के जख्म पर थी और इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ रही थी। जुमरू की आहें और उसकी जख्म से बहता खून कबीले में अफरा तफरी फैला चुका था। हर कोई परेशान नजर आ रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बेचैनी से हरकत कर रहा था। आप लोग इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? डोमची ही सामने 2-3 डाकू तेजी से जुमरू के रान से गोली निकालने के लिए औजार निकालने लगे थे। ये सब देखकर तो वो पागल ही हो गई थी। ये जगह ऐसी थी जहाँ लेकिन इन डाकू का इलाज किया जाता था, लेकिन जुमरू को आम बीमारी नहीं थी, इसे गोली लगी थी। तकलीफ से इसकी जान निकल रही थी और ये लोग खुद ही इलाज करने बैठ गए थे। एक डाकू ने जुमरू की हालत देखकर डॉम को कहा, सरदारनी गोली निकालनी पड़ेगी वरना टांग काटनी पड़ सकती है। हालत देखिए इसकी, वजह से बुरी तरह से तड़प रहा है। जब तक इसकी गोली नहीं निकलेगी तब तक खुदा के लिए आप लोग डॉक्टर नहीं है, डाकू है। आप लोगों को दिमाग खराब है? राम ने इसकी बात काटी। इसकी आवाज में खौफ और गुस्सा भरा हुआ था। ये काम किसी माहिर डॉक्टर का है। आप लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? अगर इन सब के चक्कर में इन्हें कोई नुकसान हो गया तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह की बेवकूफ़ी मैं आपको नहीं करने दूंगी। इन्हें अस्पताल लेकर चले। एक उम्र रसीदा डाकू ने नरमी से दवा को समझाने की कोशिश की। सरदारी बात समझने की कोशिश करें। हम डाकू हैं, हम अस्पतालों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारा इलाज यही कबीले के अंदर होता है। नहीं नहीं, मैं जुमरू भैया की जान पर कोई खतरा नहीं लूंगी। तो आपका चेहरा गुस्से से सुरख हो चुका था। इसे दोनों हाथ उठाकर इन्हें पीछे हटने का इशारा किया। आप लोग दूर हटे इनसे। खबरदार जो किसने मेरे भाई को हाथ लगाया, मैंने अस्पताल लेकर जाऊंगी। आप लोग जाएं या ना जाएं, लेकिन नहीं लेकर जाऊंगी। वो सरदार को वहां ना पाकर मजीद परेशान हो गई थी। कहाँ है सरदार? आप लोग इन्हें बुलाए। वो जुमरू की तकलीफ देकर अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। इसका दिल चाह के वो कुछ चीज चलाए, लेकिन इसे जुमरू को बचाना था। वह किसी जुमरू पर किसी तरह का कोई तर्जुबा नहीं करने दे सकती थी। जो अभी तक जुमरू को गोली लगी थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन डाकू के लिए इस तरह का इलाज आम हो सकता था, लेकिन वो अपने भाई को कोई खतरा नहीं दे लेकिन वो अपने भाई पर कोई खतरा नहीं ले सकती थी। इसे किसी माहिर डॉक्टर के पास लेकर जाना जरूरी था। एक और डाकू ने जो जुमरू की टांग को सख्ती से बांधने की कोशिश कर रहा था ताकि खून को रोका जा सके, कहा। सरदारनी बात को समझने की कोशिश करे। सरदार और बाला के साथ बाकी सारे डाकू इस वक्त हमलावरों को पकड़ने की कोशिश में है। वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक जुमरू पर होने वाले हमले का हिसाब ना लिया जाए। तब तक तो इनकी जान निकल जाएगी। सबका इलाज यहीं पर होता होगा सबका इलाज, लेकिन जुमरू भैया का इलाज यहाँ नहीं होगा। तो हमने गुस्से से कहा, अगर सरदार कबीले में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं शरीर को लेकर आती हूँ और मेरे साथ जुमरू भैया को अस्पताल लेकर जाएगा। आप लोगों की बात के लिए मेरा भाई नहीं बना। वो गुस्से से कहते हुए बाहर भागे और बल्ब की तरफ चली गई, जबकि डाकू जुमरू की टांग को सख्ती से बांध रहे थे ताकि इसका खून रोका जा सके। इन डाकू को सदाने की बात ठीक लग रही थी। बेशक जुमरू को अस्पताल लेकर जाना बहुत जरूरी था, लेकिन इसे ये बात भी तो समझनी थी कि वो डाकू है, कोई आम लोग नहीं। इनके लिए शहर में जाकर इलाज कराना खतरे से खाली नहीं था, मगर इस वक्त इनके सामने जुमरू की जान बचाने का मसला था और ये नहीं मालूम था कि ये डॉन की जिद के सामने सरदार भी नहीं ठहरता था। तो गाइस, देखिए आज के एपिसोड मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।